ओके क्लास, तो बेटा हेलो गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले बताएं आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए ओके, थैंक यू। ओके बेटा, तो हम लोग यहाँ पे चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपके साथ टॉपिक चल रहा था हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस पे काम कर रहे थे। तो आपको मैं बताऊं, ये जो टॉपिक है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक्चुअली दो मेन टॉपिक होते हैं हमारे। एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट और दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोग जो लास्ट जो 2-3 चैप्टर में काम कर रहे हैं ना, वो किस पे काम कर रहे हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल जो लास्ट चैप्टर पे हम लोग चल रहे थे किस पे? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे। ठीक है, और अभी अब हम लोग आ गए एंड पे। प्रोसेस मैनेजमेंट के जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या आ गया है? डेडलॉक वाला। ठीक है, क्या होता है अभी बात करेंगे। और इस चैप्टर के बाद हमारा जो है अगला जो टॉपिक है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं और थियोरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक है वो हमारे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खास बात वो, मतलब ये नहीं खाली सीयूईटी की बात करें, आपका जो नीमसेट है, महासेट है, सब जगह देखोगे तो आपको एक या दो न्यूमेरिकल तो 100% अगले चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो खैर चलो, वहां तक पहुंचने का अब एक आखिरी जो रास्ते में हमारे सामने क्या आ गया है? डेडलॉक। यहाँ से आपको एक या दो दो क्वेरी 100% मिलेंगी। ठीक है, थियोरेटिकल भी हो सकती है या सॉल्विंग की क्वेरी भी हो सकती है, यानी एक न्यूमेरिकल टाइप का भी हो सकता है। क्या होगा वो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल काम है यहाँ पे, जो इसकी में जो यहाँ पे क्वेरीज बनती हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो टॉपिक हमारे सामने क्या आ गया है? डेडलॉक। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है क्या? डेडलॉक मैनेजमेंट। और यहाँ पे अभी आपके सामने जो टाइटल आ गया है वो क्या आ गया है? बेसिक ऑफ डेडलॉक। यानी कि ये जो प्रोसेस में डेडलॉक क्या चीज होती है, तो थोड़ा सा आप नाम पढ़ के भी यहाँ पे समझ सकते हो, है ना। कि होता क्या है कि जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और जो प्रोसेस हैं जो डिमांड करने वाले वो बहुत ज्यादा हैं, और क्या सीन फंस गया। और अब हम लोग अभी पिछले चैप्टर में वो कुछ ऐसे सीन देख भी चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप याद करिए तो हम लोग जो फिलोसफर वाली जो प्रॉब्लम ट्राई देख रहे थे, डाइनिंग फिलोसफर, क्या था वहां पे? 5 लोग बैठे थे, 5 स्पून थी, सबने अपनी अपनी एक एक जो है पिक कर ली स्पून। पर खाना खाने के लिए क्या था? मैं हमें 2 स्पून चाहिए थी, सेकंड वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबने अपनी अपनी पिक कर ली थी। तो वहां पे क्या थी सिचुएशन की, जो रिसोर्सेज थे सबने आधे आधे कर लिए एक्वायर, और अब सब आधे आधे के लिए वेट कर रहे हैं कि दूसरा वाला छोड़े तो मैं खाना खाऊं। और वाली चक्कर में क्या हुआ? कोई नहीं खा पा रहा है ना। यानी जब हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होती हैं, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि किसी की भी डिमांड नहीं पूरी हो पाती, सब एक दूसरे का वेट करते हैं कि जो मेरे सामने वाली प्रोसेस है वो अपना काम एंड कर ले तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूं। तो ऐसे में जो सिचुएशन जो फॉर्म होती है दैट इज नोन एज डेडलॉक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या बताया है कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या हो रहा है कि अ प्रोसेस रिक्वेस्ट resources, if the resources are not available at that time, the process enters a waiting state। ठीक है, यानी कि कोई एक प्रोसेस है, उसको एक वो चाहिए रिसोर्स, लेकिन वो उस समय अवेलेबल नहीं है। क्यों? तो फिर क्या होता है? उसको वेटिंग में जाना पड़ता है। समटाइम अ वेटिंग प्रोसेस इज नेवर अगेन एबल टू चेंज स्टेट बिकॉज द रिसोर्स इट हैज रिक्वेस्टेड आर हेल्ड बाय द अदर वेटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपने एक जो है रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया और क्या देखा कि वो है नहीं, तो आप वेटिंग में चले जाओगे। और वो रिसोर्स जिस प्रोसेस के पास है वो किसी और रिसोर्स का वेट कर रही है। तुम्हारा तो उसने जो है रिसोर्स रखा ही हुआ है, पर वो किसी दूसरे एक और रिसोर्स का वेट कर रही है, तो वो भी वेटिंग स्टेट में है। वो जो किसी और का वेट कर रही है, यानी क्या हो रहा है? एक सर्कुलर वेट वाला सिचुएशन फॉर्म हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक। बिना ज्यादा बात किए एक छोटा सा यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ये दो प्रोसेस हैं आपके पास, एक है P1 और एक P2। और ठीक है, और इनको काम करने के लिए यहाँ पे क्या है? दो रिसोर्स की जरूरत है, R1 और R2 की। ठीक है, कि जब आपके पास ये दोनों होंगे रिसोर्स तभी आप अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर पाएंगे। सीन क्या है कि R1 जो है P1 के पास है और R2 P2 के पास है। ठीक है, दोनों ने क्या किया? एक एक रिसोर्स हेल्ड कर लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं?
जो P1 है वो क्या कह रहा है कि यार मुझे R2 मिल जाए तो मजा आ जाए, तो फिर मैं अपना काम कर लूं। इसको थोड़ा सा अलग तरह से दिखा देता हूं, ठीक है। P1 जो है R2 की डिमांड पे है, और P2 कह रहा है कि अब मेरे पास R2 तो है, लेकिन जब मुझको R1 मिलेगा तब मैं अपना काम करूंगा। अब तुम सोचो क्या हुआ, क्या कोई भी अपना काम यहाँ पे कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि P1 जो है P2 का वेट कर रहा है कि भाई तुम अपना काम कर लो, R2 छोड़ो तो मैं अपना काम करूंगा। P2 क्या बोल रहा है कि यार P1 तुमने ये रखा हुआ है R1, तुम अगर इसको कर दो रिलीज तो फिर ये मुझको मिल जाएगा, मैं अपना काम कर लूंगा। पर यहाँ पे मामला क्या है, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई तुम जो है R1 कर दो रिलीज, वो कह रहा है तुम R2 कर दो रिलीज, और ये चक्कर में क्या हुई सिचुएशन, कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है ना। तो ये परफेक्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक ऐसे सिचुएशन का, डेडलॉक का। और देखो आगे, ये क्या है, एक ट्रैफिक जाम का सीन है कि नहीं। ये हमारा चौराहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बढ़िया एक जाम लगा हुआ है जो अभी मैं झेल के आ रहा हूं, ठीक है, 2-3 जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज का, डेडलॉक का। कैसे? ये वाली दो कारें आगे नहीं जा पा रही हैं। क्यों नहीं जा पा रही हैं? वो क्योंकि ये वाली कार फंसी हुई है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया ये कार आगे जाए तो फिर मैं सीधे निकल जाऊंगा। ये वाली कार आगे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि सामने से ये दो कारें लगी हुई हैं। ये दो कारें आगे क्यों नहीं जा पा रही हैं? उनके आगे ये कारें लगी हुई हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, डेडलॉक का। यानी कि सब ऐसे फंसे कि कोई भी आगे नहीं जा सकता। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी एक कार अगर आगे मूव कर जाए तो अभी ये पूरा पूरा ट्रैफिक हमारा आराम से मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये होती है हमारी डेडलॉक की सिचुएशन, यानी कि जब नंबर ऑफ रिसोर्सेस कम है लेकिन डिमांड ज्यादा होती है, और उसमें भी क्या क्या जो है चीजें होती हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और देखो कुछ हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है? हम लोग, आम आदमी, ठीक है, यानी सिटीजन। गवर्नमेंट क्या कहती है कि पब्लिक से क्या डिमांड करती है कि भाई तुम टैक्स दो। हम लोग उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि तुम हमको उसके बदले में क्या दोगे, सर्विसेज दोगे, ठीक है। हम लोग क्या हमेशा कंप्लेन करते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमको अच्छे से सर्विस नहीं दे रही, ठीक है, जो जो चीज हमें चीजें चाहिए रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रही। अब तुम कंप्लेन करोगे तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम लोग जो है टैक्स क्यों चोरी कर रहे हो, है ना। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, यानी कि बहुत ही ये दोनों फंक्शन बड़े प्रॉपर चलने चाहिए। आप अच्छे से टैक्स दो, ये अच्छे से सर्विस दें। तुमने टैक्स यहाँ पे देना किया बंद, वो वहां पे सर्विस देना बंद कर देंगे, ठीक है ना। क्या होगा, एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आएगी। और एक देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये देखिए, इसको भी जरा पहचानने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। ये क्या है, एटम बम है ये, समझ गए ना। याली तो पिक्चर देख के और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एटम बम है कि नहीं, खतरनाक चीज है ना। वॉर में तो बहुत ही खतरनाक चीज है। हर हर कंट्री क्या सोचती है, सब कुछ हो जाए खाली एटम बम ना चले। जब एटम बम हुआ था इन्वेंट, तो लोगों ने क्या सोचा था कि बाप रे ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है ना। अब तो जब वार होगी तो पता नहीं क्या हुआ करेगा, यानी पूरे पूरे जो एरिया ही गायब हो जाएंगे, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे खतरनाक जो है वेपन्स में आता है। पर तुम लोगों ने देखा इसका क्या पड़ा इफेक्ट, वार होनी कम हो गई। समझ गए ना, किसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर बम है तो जो दूसरी कंट्री है वो उसके ऊपर कभी अटैक करने की सोचती भी नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, छोटी सी कंट्री है। अमेरिका मतलब आंखें दिखाता है, सब करता है, लेकिन कभी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है। ठीक है, तुम उसके ऊपर 2-4 गिरा दोगे, पर वो भी तो एक फेंकेगा ना बदले में, तो तुमको भी तो जाना पड़ेगा साथ में। इंडिया पाकिस्तान, तुम सोचो अगर न्यूक्लियर बम ना होता दोनों के पास तो क्या होता, अब तक कितनी वॉर हो चुकी होती। या कहो ये लोग लगातार वॉर करते रहते हैं, है ना, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे पे चढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन जो एटम बम है उसने क्या सिचुएशन लगा रखी है, डेडलॉक, कोई वार नहीं, ठीक है ना। खाली जो करना है बातों बातों में करो, लेकिन वार नहीं होने देंगे, यानी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो ये केवल देखने के लिए रिसोर्स है कि नहीं। तो ये जो सब ये कुछ रियल लाइफ सिचुएशन है, बस ऐसी डाल दी गई है
कि आपको थोड़ा सा डेडलॉक का मतलब समझ में आए। अब यहाँ पे आइए, जो अगली जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेरी जरूर आएगी। क्या कह रहे हैं? नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, कि कभी भी किसी सिस्टम पे डेडलॉक लग जाए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अगर आपका सिस्टम हैंग कर जाए, सोचिए, चाहे आपका फोन हो या आपका कंप्यूटर हो, अगर हैंग कर जाए, क्या मतलब होता है हैंग करने का? यानी कि सारा काम बंद हो जाए, प्रोसेसिंग बंद हो जाए। क्यों? तो जब आपका सिस्टम हैंग करता है तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड हो गया? ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वो टाइम क्या होता है, प्रोसेसर आपका बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, वो 100% फ्री हो जाता है। आपका जो भी प्रोसेसर है, चाहे वो फोन हो या लैपटॉप, उसके पास कोई काम ही नहीं होता है करने के लिए, तभी तो सिस्टम हैंग कर गया। अगर वो काम कर रहा होता तो सिस्टम हैंग कैसे करता? आपको चलता कुछ तो चलता दिखाई पड़ेगा, आपका जो है कंप्यूटर कुछ तो चलता दिखाई पड़ेगा। यानी कि आपका प्रोसेसर बिल्कुल फ्री हो जाता है कि मेरे की जॉब, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी प्रोसेस आपस में एक दूसरे में उलझी पड़ी है, उसके पास कोई आ ही नहीं रहा है करवाने प्रोसेसिंग। वो सब जितनी भी प्रोसेस हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उनके बीच में डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप देखो यहाँ पे, अगर किसी भी सिस्टम में अगर डेडलॉक आ गया, यानी कि प्रोसेसर पूरा फ्री हो गया, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए चार जो है नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी है, इनका बहुत ध्यान रखना, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता सीयूटी ले पूछेंगे कि नहीं, मैं तो जरूर पूछूंगा कभी ना कभी। तो देखिए, चार कंडीशन कौन कौन सी दी है। नंबर 1 क्या है? म्यूचुअल एग्जीक्यूशन। नंबर 2 पे है होल्ड एंड वेट। नंबर 3 पे दिया है नो प्रीम्पशन। और नंबर 4 पे है सर्कुलर वेट। ठीक है, जब ये चार कंडीशन, और ध्यान रखना जो बोलने जा रहा हूं, ये चारों कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए। अगर कोई भी एक कंडीशन कम है तो डेडलॉक नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि प्रोसेस एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं होंगी, प्रोसेसर काम करता रहेगा, सारी प्रोसेस आपकी अकम्प्लिश होंगी। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चारों कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और जब चारों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगी तभी आपका डेडलॉक लगेगा। अब हम इन चारों कंडीशन को वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, और चारों का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। नंबर 1 पे कौन है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या मतलब है? डेडलॉक तभी लगेगा, यानी कोई एक रिसोर्स ऐसा हो जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्लाई हो रहा हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीनिंग याद है पिछले चैप्टर से? यानी कि एक बार में एक ही प्रोसेस काम कर पाए। जब एक प्रोसेस काम कर रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस उस जो है रिसोर्स को टच नहीं करेगी, एक बार में खाली एक रिसोर्स यूज करेगी। क्लियर है मामला? तो यानी इनका यह कहना है कि डेडलॉक तभी लगेगा जब कम से कम कोई एक रिसोर्स ऐसा हो जो शेयरेबल ना हो, यानी कि उस रिसोर्स के ऊपर 3-4 प्रोसेस एक साथ काम नहीं कर सकती, एक बार में खाली एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस करेगी। ठीक है, तब हमारी पहली कंडीशन है डेडलॉक की। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पे दी गई है पिक्चर, क्या है मेरे पास? प्रिंटर है, 3 लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह पे, और ये कैसा है? तीनों प्रोसेस इसको एक्सेस कर सकती, तीनों प्रिंटर का डिमांड कर रही हैं। पर तुम ध्यान दो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो प्रिंटर है पहले 2 पेज इनके निकाल दे, 2 पेज इन मैडम के निकाल दे, 2 पेज इनके निकाल दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तुम तो जानते हो वो एक बार में खाली एक का ही काम करेगा। नंबर 1 पे जो आया, पहले वो उनके अगर 20 पेजेस है वो निकाल देगा, फिर 30 पेज की यहां से डिमांड आई तब वो इनके 30 पेज निकालेगा, और जब निकाल देगा तभी वो तीसरी रिक्वेस्ट के पास जाएगा। सही बात है ना? तो जो प्रिंटर एक ऐसा है मेरा रिसोर्स जहां पे क्या चीज अप्लाई हो रही है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी कि एक बार में एक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हमारे डेडलॉक वाली सिचुएशन में कोई एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो शेयरेबल ना हो। बात समझ में आई? चलते हैं आगे। नंबर 2, होल्ड एंड वेट। ठीक है, देखिए क्या दिया एग्जाम्पल, प्लेट एंड स्पून। होता क्या है कि जब बहुत सारी, सपोज मैं एक प्रोसेस हूं, ठीक है, मैं एक प्रोसेस हूं
मुझको कोई जॉब करने के लिए मुझे 3 चाहिए रिसोर्स, R1 R2 एंड R3। ठीक है, मैंने कहा कि यार आई नीड 3 प्रोसेस, सॉरी आई नीड 3 रिसोर्स, R1 R2 एंड R3। हुआ क्या, मुझको 2 मिल गई, तो मैंने क्या किया, 2 को मैंने होल्ड कर लिया। मैंने कहा ठीक है, ये तो हो गई मेरे पास, ठीक है, मैं प्रोसेस हूं बेटा, मैंने R1 और R2 को होल्ड कर लिया और मैं R3 के लिए वेट कर रहा हूं। ठीक है, अब पता नहीं कब मिलेगा R3। अब देखना मैं कौन से वहां पे आ गया, एक वेटिंग स्टेट पे आ गया ना, मैं एक वेटिंग सिचुएशन में आ गया। तो मैंने 3 में से 2 तो अपने पास रख ली हैं, अपनी पॉकेट में रख ली। अब देखो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम वेट किसका कर रहे हो, R3 का। R3 पता नहीं कब मिलेगा, पर तुम्हारे चक्कर में तुमसे पीछे कुछ और लोग भी वेट कर रहे हैं, P1 एंड P2। वो कह रहे हैं भाई मुझको बस खाली R1 का काम है, मुझे R1 दे दो तो मैं अपना काम कर लूं, तुम्हारे पीछे जो लाइन में लगे हुए हैं, पर तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो तुम्हारे चक्कर में क्या हो रहा है, तुम्हारे नीचे 2 लोग और फंसे हुए हैं। ठीक है, जबकि उनको बेचारों को खाली एक ही चाहिए रिसोर्स, लेकिन तब भी तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये कैसी सिचुएशन है, होल्ड एंड वेट, यानी कि तुम्हारे पास जितने भी तुमको रिसोर्सेज नीडेड हैं, आपने क्या किया, उनमें से कुछ को होल्ड कर लिया, बाकी को वेट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी फनी सिचुएशन दिखाई गई है। क्या दिया एग्जाम्पल, प्लेट एंड स्पून, यानी तुम सपोज तुम किसी शादी पार्टी में गए बढ़िया खाना खाने। अब खाना खाने के लिए 2 चीजें चाहिए, प्लेट भी चाहिए और एक स्पून भी चाहिए। अब तुम टहलते हुए गए, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा लेट हो गया सपोज, ठीक है, लोग ज्यादा थे, प्लेट कम थी, अब तुम टहलते हुए गए, वहां पे क्या देखा तुमने, यार प्लेट तो खत्म हो गई है। अब तुमने पूछा भाई क्या सिचुएशन है, बोले सर 5 मिनट वेट कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, तब तक आपको क्या दिख गई, चम्मच दिख गई, आपने उठा के जेब में रख ली कि चलो यार जो मिल रहा है वो तो रख लो, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मालूम पड़ा जब तुम घूम के आए तब तक प्लेट तो आ गई, चम्मच गायब हो गई, है कि नहीं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा कि यार जो रिसोर्स अवेलेबल है कम से कम वो तो रखो। तो आप समझ गए होगे आई होप ये वाले एग्जाम्पल से, है ना, कि हमको जो मिल रहा है, मतलब क्या है, हमारे कहावत हिंदी में, भागते भूत की लंगोटी बली, है ना। तो कम से कम जो अवेलेबल है वो तो अपनी जेब में रखो कम से कम। तो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन है। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन है, होल्ड एंड वेट। ठीक है, डेडलॉक तभी लगेगा जब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस है उन्होंने थोड़ी थोड़ी रिसोर्सेज होल्ड कर रखी हैं और बाकियों के लिए वेट में लगे हुए हैं। नंबर थ्री क्या है, नो प्रीएम्पशन। ठीक है, नो प्रीएम्पशन का क्या मतलब है कि आप किसी भी दूसरी प्रोसेस के पास, मतलब ठीक है, सपोज 2 प्रोसेस हैं, दोनों ने अपनी अपनी जो रिसोर्सेज होल्ड कर रखी हैं, तुम किसी दूसरी प्रोसेस का जो रिसोर्स है वो प्रीम्प्ट नहीं करा सकते। यानी कि तुम उस प्रोसेस को तुमने क्या किया, बाहर निकाल दिया क्यू से, और उसकी तुमने जो है रिसोर्सेज छीन के अपने पास रख ली। यानी फिर वही शादी पार्टी वाला सीन कि तुम्हारे पास प्लेट नहीं है, तुमने किसी के पास देखा छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, और तुमने उससे प्लेट थोड़ा सा यहां वहां करके फुसला के उससे प्लेट ले ली। मतलब कैसे भी साम दाम दंड भेद, कुछ भी लालच देखे कि यार तुम यार प्लेट दे दो, क्योंकि मेरे पास चम्मच तो पहले से ही है, खाना खा लेंगे अपना निकल लेंगे, है ना। तो ये एक सीन है। तो यहाँ पे भी देखिए, अब देखो यहाँ पे एक और फोटो आ गई है, पहचानो फोटो में क्या हो रहा है, सूमो रेसलिंग हो रही है। बताओ कौन जीतेगा, ये जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा ये, पर देखने में ऐसा लग रहा है ना, पर ये जीत नहीं पाएगा। पता है क्यों, क्योंकि ये जो है ना, इसका ही ये बेटा है। अपने बच्चे से कौन जीतेगा, है ना। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये एक ही सिचुएशन में हारेगा अगर ये हारना चाहे। मेरी बात समझना, यही पॉइंट है। अगर ये हारना चाहे, हमने पहले बोल दिया कि ये नहीं जीतेगा, जीतेगा ये, क्योंकि ये पापा है, ठीक है, और ये अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। और तुम अच्छे से जानते हो कि सही में अगर हो जाए सुमो रेसलिंग तो ये कभी नहीं हारने वाला, पर यहां पे ये हारेगा, ठीक है, अपने आप ही प्रीम्प्ट होगा। मेरी बात समझना। अब यानी कि जब कोई दूसरी प्रोसेस से तुम अपने रिसोर्सेज छीन नहीं सकते, तुमको वो तभी मिलेंगे जब दूसरा वाला चाहेगा।
समझ गए ना? तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है कि ये हारेगा तो ये ठीक है, लेकिन कब हारेगा? जब वो खुद चाहेगा। ये कभी अपनी पावर से तो इसको नहीं हरा पाएगा, तुम लोग भी समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है? नो प्रीम्पशन, यानी कि कोई भी एक प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस के रिसोर्सेस को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर सकती। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने 3 चीजों की बात कर ली, बताओ कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, और तीसरी क्या बात की? नो प्रीम्पशन। चौथा क्या है? सर्कुलर वेट, है ना? कि बेटा अगर डेडलॉक लगना है तो एक सर्कुलर वेट की भी सिचुएशन होनी चाहिए। सर्कुलर वेट अभी अभी आपको मैं शो भी कर चुका हूं, ठीक है ना? कैसे? अभी अभी जो सबसे नंबर 1 पे जब हम लोगों ने जहां से अपने टॉपिक की शुरुआत की थी, वहीं पे देखिए क्या हो गया था, एक सर्कुलर वेट वाली सिचुएशन आपको दिखाई दी गई थी, पहली स्लाइड जो थी यहां पे। जब क्या हो रहा था? P1 P2 के लिए वेट कर रहा था, ठीक है? ये देखिए क्या हो रहा है, P1 कहां के लिए वेट कर रहा है? P2 के लिए। और P2 कहां के लिए वेट कर रहा है? P1 के लिए। समझ गए ना? तो ये क्या हुआ, एक सर्कुलर वेट वाली सिचुएशन बन गई। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली 2 प्रोसेस होंगी, प्रोसेस बहुत सारी भी हो सकती हैं। ठीक है, कैसे कैसे हो सकती हैं और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे बात भी हो रही है कि P0 P1 से लेके P1 तक बहुत सारी प्रोसेस हैं। ठीक है, और हमारे सामने क्या सिचुएशन है कि P1 सपोज वेट कर रही है P2 के लिए कि भाई तुम अपना छोड़ दो रिसोर्स तो मैं अपना काम कर लूंगा। P2 जो है वेट कर रही है किसके लिए? P3 के लिए, कि भाई तुम अपना अगर छोड़ो रिसोर्स तो P2 अपना जॉब परफॉर्म कर ले। P3 किसके लिए वेट कर रही है? P4 के लिए। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसे करके हम लोग यहाँ पे चार्ट भी कई बार बना लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट चार्ट भी कहते हैं। यहां पे देखो बेटा क्या सिचुएशन है कि क्या अभी जो सिचुएशन है इसमें डेडलॉक लगने की पॉसिबिलिटी है? आप लोग देख के बताओ। बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो P4 है वो किसी का वेट नहीं कर रहा। P4 के पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो जैसे ही अपना काम करेगा तुरंत उसके सारे जो रिसोर्स हैं वो कहां मिल जाएंगे? P3 को मिल जाएंगे। P3 भी अपना काम कर लेगा, इसके सारे रिसोर्स किसको मिल जाएंगे? P2 को। P2 अपना काम कर लेगा, फिर वही सारे कौन पा जाएगा रिसोर्सेस? P1 पा जाएगा, सबका काम चल जाएगा। ठीक है ना? पर तुम जरा एक सिचुएशन सोचो, सिचुएशन ये है कि जो P4 है वो किसका वेट कर रहा है? P1 का। अब देखो, समझ गए ना? P1 P2 का वेट कर रहा है, P2 P3 का, P3 P4 का, और P4 किसका वेट कर रहा है? P1 का। ये जो सिचुएशन तुम्हारे सामने है ये क्या है? सर्कुलर वेट, यानी कि एक सर्किल के अंदर सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि यार तुम अपना काम खत्म करो तो मैं अपना शुरू करूं। और ये वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है? कोई अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? तो ये जो फोर्थ यहां पे कंडीशन है जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? डेडलॉक लगने के लिए। तो ये 4 कंडीशन है, इनको याद रखना। मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अब आते हैं इसके इलाज पे कि चलो ठीक है भैया, डेडलॉक लग गया, अब क्या करें? अब हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो फिर डेडलॉक हैंडलिंग के कौन कौन से मेथड हैं? ठीक है, अब इसके ऊपर बात होगी। तो देखिए यहाँ पे जो 3-4 मेथड है मेन जिनको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसमें एक दो जो एल्गोरिथम है, जो मेथड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पे क्या देख रहे हैं? प्रिवेंशन। नंबर 2 पे अवॉइडेंस। नंबर 3 पे डिटेक्शन। और नंबर 4 पे क्या हमारे सामने आ रहा है? इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये 4 मेथड होते हैं डेडलॉक को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब चलो, अब इनको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और सबके अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या बातें हो रही हैं। नंबर 1 पे देख रहे हैं प्रिवेंशन। ये सबसे टफ है। ठीक है, टफ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, टफ है किसके लिए? डेडलॉक के लिए।
ठीक है, बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो क्या कहता है, अगर हम लोग यहाँ के थ्रू जाएं, प्रिवेंशन के थ्रू, कहता है कि मैं ऐसा जो है प्रोग्राम या ऐसा एल्गोरिथम या ऐसा मैं सिस्टम करूंगा डिजाइन कि कभी डेडलॉक लगेगा ही नहीं। समझ गए, मैं डेडलॉक लगने की पॉसिबिलिटी खत्म कर दूंगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। समझ गए ना, मेरी सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस सिंक्रोनाइज और जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है इतना कमाल का होगा कि कभी डेडलॉक लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, नंबर टू पे क्या है, अवॉइडेंस। वो कह रहा है कि नहीं, मेरे में थोड़ी पॉसिबिलिटी हो सकता है लग जाए, लेकिन मैं उसको रन टाइम पे जाए नहीं, जब लग जाएगा डेडलॉक मैं उसको तब मैं हैंडल करूंगा। यानी कि जब रोग हो जाएगा तब मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा, मैं पहले से क्यों जितना ज्यादा परेशान हूं। तो समझ गए, मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा कि ना लगे डेडलॉक, पर अगर लग ही गया, ठीक है ना, तब मैं उसके बारे में सोचूंगा कि क्या करना है। नंबर 3 क्या बता रहा है, यानी कि हम करेंगे डिटेक्ट। वो क्या कह रहा है कि चलो पहले आने दो, वो कह रहा है जब लग जाएगा, ठीक है ना, तब फिर मैं क्या करूंगा कि तब ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि ना लगे, लेकिन अगर रन टाइम पे, ये तो कौन हैंडल कर रहा था, अवॉइडेंस। ये क्या कह रहा है कि जब डेडलॉक जब लग चुका होगा तब मैं देखूंगा कि क्यों लगा, ठीक है, और उसका मैं ट्रीटमेंट तब मैं सोचना शुरू करूंगा उसके बाद। और जो नंबर 4 है, इग्नोरेंस, वो तो बहुत ही महान है, वो बिल्कुल साधु संत वाला उसका हिसाब किताब है कि आत्मा जो है अजर है, अमर है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो तुम मन की सोचो वही होता है। वो क्या कह रहा है कि मैं ये मान के चलूंगा कि डेडलॉक जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। बोले ये क्या होता है डेडलॉक, ठीक है, तुम मन की मानो तो है डेडलॉक, अगर मन की ना मानो तो डेडलॉक नहीं है। ठीक है, तो उसका बिल्कुल साधु संतों वाला हिसाब किताब है। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है, आखिरी वाला, कुछ करना ही नहीं है कि नहीं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, है ना। तो मेरा जो फेवरेट है वो लास्ट वन है, क्योंकि बाकी सब में बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है इग्नोरेंस में। तो बेटा अब हम लोग चारों के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 सबसे क्या है, प्रिवेंशन। मैंने बताया बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहता है मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि डेडलॉक लगने ही नहीं दूंगा। मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एल्गोरिथम ही ऐसी होगी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी भी मेरे सिस्टम में डेडलॉक लग जाए। और जरा देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है। तो चलो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हो, इट मींस डिजाइनिंग सच सिस्टम वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां पे डेडलॉक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाई गई है फिगर, और फिगर ना पहचान पाओ तो साइड में एक टाइटल भी तो लिखा हुआ है क्या, पोलियो वैक्सीन। तुम लोग तो खैर बहुत छोटे हो, जब हम लोग अपने समय की बात करते हैं तो हम लोग के मोहल्ले में, जैसे अपने घर के आसपास, हम लोग जहां भी जाते तो हमको एक दो बच्चे ऐसे दिखाई पड़ते थे पोलियो वाले। तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे, रेयरली देखे होंगे। ठीक है, और अब तो पोलियो होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इतनी पोलियो वैक्सीनेशन की ड्राइव चली, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जब बच्चे छोटे ही हो फ्री में तुम मत आओ हॉस्पिटल। उनकी टीमें घर घर जाके इतना पोलियो वैक्सीनेशन किया उन लोगों ने कि आज की डेट में क्या है, इंडिया मेरा, हम लोगों का पोलियो फ्री हो गया। बात समझ रहे हो, ये क्या था, प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंट कर देना। या वो कह रहे हैं कि हम ऐसी सिचुएशन ही नहीं रहने देंगे कि पोलियो हमारे यहाँ डेवलप हो पाए। समझ गए ना, पहले से ही हम मतलब हर छोटे बच्चे को वैक्सीन दे देंगे कि उसके अंदर जो है पोलियो वाली कोई पॉसिबिलिटी ना बचे, क्योंकि वो हम जानते हैं कि एक बार हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी तो नहीं है फिर। समझ गए ना, पर आज की डेट में क्या है कि हम लोग पोलियो फ्री हैं। द सेम सिचुएशन, जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कर रहे हैं डिजाइन, तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं लगना चाहिए। और अगर डेडलॉक नहीं लगना चाहिए तो तुमको पता है ना क्या होना चाहिए, अभी भी हम पढ़ के आए हैं 4 कंडीशन, उन चारों में कम से कम कोई एक तो जो है कंडीशन तुमको क्या करनी पड़ेगी, वायलेट करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा कि डेडलॉक तभी लगता है जब चारों कंडीशन, भाई एक चेयर है, एक चेयर
कब सीधी यहाँ पे जो है रहेगी फ्लोर के ऊपर, जब तक उसके जो 4 लेग्स हैं दे आर ओके। अगर तुम एक भी किसी चेयर का अगर एक भी जो है लेग तोड़ दो तो क्या होगा, अब वो चेयर खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हमारा भी यही यहाँ पे टारगेट है कि ये जो 4 कंडीशन है डेडलॉक लगने की, उसमें किसी एक जो है कंडीशन को हम लोग क्या करें, वॉयलेट कर दें, बस काम खत्म। अब कभी हमारे सिस्टम में डेडलॉक लगेगा ही नहीं, है ना। तो और जरा देखते हैं वो चारों कंडीशन को हम लोग कैसे कैसे वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले आया क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इन प्रिवेंशन अप्रोच there is no solution for mutual exclusion as resource cannot be made shareable। ये लीजिए, कह रहे कि सर पहली जो कंडीशन है वो तो हम वॉयलेट नहीं कर सकते। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, अब भैया जो प्रिंटर का जो नेचर है वो तो तुम नहीं चेंज कर सकते ना, बताओ क्या ऐसा हो सकता है। फिर वही वाली चीज कि 3 लोग बैठे हैं, मैं कहूं कि नहीं तीनों लोग एक साथ अपना जो है प्रिंट आउट निकाल लो प्रिंटर में, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना भाई, वो तो एक बार में एक का ही काम करेगा। तो यानी कि उन्होंने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला सीन है वो तो भैया हमारा जो रिसोर्स है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड है, वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आगे बढ़े सीधे, बोलो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वॉयलेट नहीं हो सकता। आइए और देखते हैं फिर, होल्ड एंड वेट। हाँ, यहां पे कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। होल्ड एंड वेट को हम वॉयलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अप्रोचेस बता रहे हैं वो लोग। करें नंबर 1 पे तो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच है। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या कह रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि आप किसी प्रोसेस को तभी रन होने दो जब उसके पास सारी जो है रिसोर्सेज हों। यानी फॉर एग्जाम्पल ये P1 है, हमने क्या बोला कि P1 ये तभी करेगा रन इसके पास जब R1 और R2 दोनों हो, वरना उसको एग्जीक्यूशन वाले स्टेट पे जाने ही मत दो। ठीक है, और अगर उसके पास P1 और P2 नहीं है तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी उससे वापस ले लो। क्लियर है मामला। तो पहला वाला है कंजर्वेटिव, वो कह रहा है हम किसी प्रोसेस को तभी रन होने देंगे, यानी प्रोसेसर के पास, बात समझ रहा हूं, थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूं। ठीक है, रेडी क्यू से कौन से क्यू पे लेके जाना, सॉरी न्यू वाले क्यू से रेडी क्यू पे कब लेके जाना, जब उसके पास सारी रिसोर्सेज हो। ठीक है, नंबर 2 ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल। ऑल्टरनेटिव प्रोसेस कॉल में हम लोग क्या कहते हैं कि या प्रोसेस में रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज एंड यूज देम। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई क्या है सीन, कि जैसे ये P1 है, P1 को क्या है R1 और R2 दोनों चाहिए, तुमको मिल गया ना R1, तो तुम एक काम करो, तुम इसको यूज करना शुरू करो। ठीक है, और जब तुम्हारा काम हो जाए तब तक क्या पता कि तुमको जो है R2 भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि तुमको दोनों एक साथ तो यूज करनी नहीं है, एक बार में तो एक ही यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यार मुझको प्रोसेसर से 2 घंटे का टाइम चाहिए, एक पहला जो 1 आवर है वहां तो मैं क्या करने वाला हूं, कुछ कैलकुलेशन करूंगा, कुछ प्रोग्राम चलाऊंगा, और अगले 1 घंटे में उनका क्या करूंगा, जो आउटपुट आएगा उसका प्रिंट आउट निकालूंगा। ठीक है ना। तो यानी एक तो तुम्हें क्या चाहिए, फाइल चाहिए DBMS पहले 1 आवर के लिए, तो ये क्या हो गई मेरी DBMS हो गई। और नंबर 2 पे तुम क्या कह रहे हो, मुझको क्या चाहिए, प्रिंटर। पर तुमको ये जो प्रिंटर है वो कब चाहिए, आफ्टर 1 आवर। सही बात है ना। तो हमने कहा तुमको अभी हम ये फाइल दे रहे, तुम अपना फाइल पे काम करो, तब तक क्या पता है कि आफ्टर 1 आवर तुमको क्या मिल जाए, R2 भी मिल जाए। तब तुम क्या करोगे, तब हम तुमसे ये ले लेंगे R1, और R1 किसको दे देंगे, P2 को दे देंगे, और तब तक तुम क्या कहोगा, R2 मिल जाएगा, R2 पे अपना काम शुरू कर देना, है ना। तो ये एक हमारे यहाँ पे सेकंड यहाँ पे ऑल्टरनेट अप्रोच है कि भाई तुमको हम कुछ दे देंगे रिसोर्स, आप उनको यूज करना, और जैसे ही तुमको हम बाकी रिसोर्स देंगे, तुमको क्या करना है, अपनी बाकी जो रिसोर्सेज तुम जो यूज कर रहे थे उसको तुम क्या करोगे, रिलीज कर दोगे, है ना। तो पूरी बात यहाँ पे बहुत अच्छे से और क्लियरली लिखी हुई है। ये हो गई मेरी सेकंड अप्रोच। और तीसरी जो अप्रोच है वो क्या कहती है, जरा देखो, वेट टाइम आउट। वेट टाइम आउट का क्या मतलब है,
वेट टाइम आउट का मतलब बेटा ये है कि हम तुमसे कितनी देर वेट कराएंगे, ठीक है ना। हम हमारे पास वेट करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। तीसरी जो अप्रोच है वहां पे बात ये हो रही है कि हमने आपको एक टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है, कि भाई P1 के पास R1 है, पर तुम R2 के लिए खाली कब तक वेट करोगे। मैंने टाइम दे दिया 15 मिनट, कि 15 मिनट में अगर तुमको R2 मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, पर अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, हम तुमको टर्मिनेट कर देंगे। अब तुम दोबारा फिर से सबके लिए रिक्वेस्ट करोगे और तुम्हारे पास जो है रिसोर्सेज वो भी हम वापस ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक आपको बाउंडेड टाइम प्रोवाइड करेंगे कि तुम कितनी देर वेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर भाई 5 प्रोसेस हैं, सब अगर वेटिंग स्टेट में चली गई और कोई टाइम भी डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा, सर्कुलर वेट लग जाएगा और सिस्टम कहां चला जाएगा, डेडलॉक में। ऐसे हमने क्या किया, हमने एक टाइम सेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट का, कि कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए 2 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेगी। और अगर उसने वेट किया तो हम तुरंत क्या करेंगे, उस प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे और उसने जो भी रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं वो भी हम उससे वापस ले लेंगे। तो कम से कम जब वो अपनी छोड़ेगा रिसोर्सेज, तो कम से कम वो बाकी जो प्रोसेस है उनको मिल जाएंगी, वो सब हमारी एग्जीक्यूशन में आ जाएंगी, है ना। लेकिन डेडलॉक नहीं लग पाएगा, सबसे अच्छी बात यह है। नंबर 3 पे क्या था बेटा, नो प्रीम्पशन। इसको भी हम वॉयलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने तो नो प्रीम्पशन में सीन क्या था, याद है सबको, हम लोगों ने बात क्या की थी कि कोई भी प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस के रिसोर्स को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर सकती। जब पहली वाली प्रोसेस अपना काम खत्म कर लेगी, आपका जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगी, तभी अगली प्रोसेस को वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी और वो अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। हम कह रहे हैं क्यों ना छीना झपटी करें, है कि नहीं। हमारा मन, अगर हम किसी दूसरी प्रोसेस का रिसोर्स जबरदस्ती ले लें तो क्या कभी डेडलॉक लग पाएगा, बोलो, नहीं लगेगा। पर यहां तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कोई प्रोसेस अपना अच्छा वाला, वही वाली कहानी की, कोई छोटा बच्चा प्लेट लिए घूम रहा है और तुम्हारे पास चम्मच है और तुमने कहा अच्छा छोटा बच्चा है, अब इसे छीन लो, है कि नहीं। तो कह रहे हैं हाँ तुमको है राइट, छीनो ना, तो कम से कम ये कि तुमको तो खाना मिल जाएगा। वो तो बाद में, वो तो बेचारा वो वैसे भी नहीं खा पा रहा है क्योंकि उसके पास प्लेट तो है, उसके पास चम्मच नहीं है। लेकिन तुम क्या हो, पावरफुल हो ना, तुम मुझसे ज्यादा बड़े हो, साइज में भी बड़े हो, पावर में भी बड़े हो, दिमाग में भी ज्यादा हो, तो छीन लो, तुम्हारी बात तो राइट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बात हो रही है कि हम क्या करें कि हम जो है ये जो नो प्रीम्पशन वाली कंडीशन है वहां पे क्या डाल दें, प्रीम्पशन डाल दें। यानी कि देखो, इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट सम रिसोर्स, तो दो सिचुएशन है कि पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट चेक वेदर दे आर अवेलेबल, और अगर हैं तो हम आपको वो रिसोर्स दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तब क्या करोगे, तब यहीं से कहानी शुरू होती है। आपका ये जो पैराग्राफ है ये आपका इंपॉर्टेंट है, सही है ना, कि वी चेक वेदर दे आर एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस दैट इज वेटिंग फॉर additional resources. If so, we preempt the desired resources from the waiting process and allocate them to the requesting process. ठीक है, कह रहे हैं कि हम लोग, अगर आप कोई रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हो तो हम ये देखते हैं कि वो है किसके पास। तो हमने क्या देखा कि कुछ दूसरी प्रोसेस हैं और उन्होंने आपके रिसोर्स को एक्वायर किया हुआ है, एंड दे आर होल्डिंग एंड वेट। उन्होंने आपकी प्रोसेस रखी हुई है पर वो काम भी नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी तीसरी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसा देखा कि कोई एक प्रोसेस वेट कर रही है और उसे तुम्हारे रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोसेस को वहीं पे जबरदस्ती प्रीम्प्ट करूंगा, यानी कि टर्मिनेट करूंगा, और उसके जो है जो भी रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कर दिए जाएंगे रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को। जो रिक्वेस्ट कर रहा था उसको हम उनको एलोकेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक शर्त है, देखो ब्रैकेट में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, क्या लिखा हुआ है, कंसीडरिंग प्रायोरिटी। यानी ये नहीं कि हर प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस को मार के उसका जो है रिसोर्स एक्वायर कर लेगी। प्रायोरिटी, जो हायर प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस हैं
वो अपने से लोअर प्रायोरिटी वाले की जो है क्या कर सकते हैं, प्रीम्प्ट करवा सकते हैं, उनके रिसोर्सेस को टर्मिनेट करके एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि वही कहानी, मैंने क्या बोला, तुम छोटे बच्चे की प्लेट छीन सकते हो, पर क्या वो जो छोटा बच्चा है तुमसे तुम्हारी चम्मच छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा। बात समझ गए ना यहाँ पे? तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि प्रायोरिटी हमेशा जो हायर प्रायोरिटी वाली जो प्रोसेस है, दे कैन एक्वायर देयर रिसोर्सेज फ्रॉम देयर लोअर लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ी अच्छी मजेदार बात है। पहले पैराग्राफ में तो ये बात हुई है कि आप केवल जो वेटिंग प्रोसेस है, यानी वो किसी दूसरे प्रोसेस का वेट कर रही हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हो। पर अगले पैराग्राफ में एक और बड़ी अच्छी चीज बताई है, बोला कि आपको जो रिसोर्स चाहिए वो किसी वेटिंग प्रोसेस के पास नहीं है, बल्कि पता किसके पास है? एक वो प्रोसेस जो इस समय एग्जीक्यूशन वाले स्टेट में है, यानी कि रनिंग स्टेट में है। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो तुम क्या कर सकते हो, जो रनिंग प्रोसेस वाला जो हमारा या जो है रनिंग प्रोसेस, उसको भी तुम बीच में प्रिम्प्ट करवा सकते हो, यानी कि सीपीयू से बाहर फेंक सकते हो और उसके रिसोर्सेज को खुद यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तुम्हें बात समझ में आएगी। तुम एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, फोन पे देख रहे हो, चलो तुम अपने फोन पे एक मूवी देख रहे हो, तो तुम्हारे फोन के जो साउंड स्पीकर है वो कौन यूज कर रहा है इस समय? कहाँ यूज हो रहा है? मूवी में। सपोज तुमने कौन सी ऐप चला रखी है? VLC, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर तुम्हारे साउंड स्पीकर का यूज कर रहा है, क्योंकि मूवी का जो साउंड है वो तुम साउंड स्पीकर से ही सुन रहे हो। साउंड स्पीकर जो मेरा क्या है, एक रिसोर्स है, उसका क्या नेचर है बताओ? वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस इतने सवाल का जवाब दो। साउंड स्पीकर पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन एप्लीकेबल है कि नहीं है? समझ रहे हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या क्या मतलब होता है? एक बार में एक एक ही बार काम करेगा। एक ही प्रोसेस। बात समझ रहे हो? तो यानी जो साउंड स्पीकर है वहां पे क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एप्लीकेबल है। तुम बढ़िया मूवी देख रहे थे, बढ़िया उसमें गाना चल रहा था, तुम भी बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, अचानक 6 बज गए और तुमने 6 बजे का क्या लगा रखा था, अलार्म। अब बताओ क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, समझे ना? वो क्या करेगा, रनिंग प्रोसेस को वहीं पे रोक देगा कि नहीं रोक देगा? जो तुम्हारी मूवी चल रही थी वहीं पे रुक जाएगी। ध्यान देना, जैसे ही 6 बजेगा अलार्म का टाइम, क्योंकि अलार्म की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, वो किसी रनिंग प्रोसेस को भी बीच में रोक सकता है। और वही चीज तो यहां लिखी है लास्ट पैराग्राफ में। समझ गए कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई तो अपने तो लोअर प्रायोरिटी वाले को वहीं पे रोक देगी, प्रीम्प्ट करेगी प्रोसेसर से बाहर, कहेगी अब तुम वेट करो, जब मेरा पूरा अलार्म प्ले हो जाएगा तब मैं तुम्हें साउंड स्पीकर वापस दे दूंगा। बात समझ में आई ना? तो ये आखिरी जगह जो बात लिखी हुई है, क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो हम लोगों ने यहां बात की क्या, नो प्रीम्पशन को कैसे हम लोग वायलेट कर सकते हैं। नंबर 4, सर्कुलर वेट। ठीक है, आपको पता ही है, P1 P2 का वेट कर रहा है, P2 P3 का वेट कर रहा है, P4 उसका वेट कर रहा है, सब लोग एक दूसरे का वेट करने में लगे हुए हैं। क्लियर है? चलो एक बार और देख लेते हैं सीन, में याद करके दिखा देता हूं। ये देखिए बेटा, दो मेरे पास प्रोसेस हैं P1 P2 और दो हैं मेरे पास रिसोर्सेज R1 एंड R2। ठीक है, दोनों ने क्या कर रखा है, एक एक प्रोसेस यहां पे एक्वायर की हुई है। ठीक है, और क्या सीन है, दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल P1 क्या कह रहा है कि मेरे पास R2 तो है, R1 और चाहिए। P2 क्या कह रहा है कि मेरे पास R1 है लेकिन मुझको क्या चाहिए, R2 चाहिए। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। P1 क्या सोच रहा है कि ये जो R1 P2 के पास है अपना काम कर ले खत्म, तो ये मुझको मिल जाएगा, तो मैं दोनों मिल जाएगा, मैं काम कर लूंगा। तो ये क्या है, एक परफेक्ट सिचुएशन है किसकी, डेडलॉक। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सर्कुलर वेट भी लगा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है, वो ये कह रहे हैं कि एक काम करो,
तुम अपनी जो रिसोर्सेज हैं इनकी तुम नंबरिंग कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसे चाहो, मतलब एक कोई इनकी नंबरिंग करवा दो। फॉर एग्जाम्पल R1 की नंबरिंग कर दी और किसकी नंबरिंग कर दी, R2 की नंबरिंग कर दी, ठीक है, 1 2, ठीक है। ऐसे सपोज क्या है मेरे पास, कोई है रिसोर्स R0, ठीक है, मेरे पास सपोज 100 है रिसोर्स, तो मैंने क्या किया, मैंने सबकी यहां पे कर दी नंबरिंग 1 2 3 से लेके लाइक दिस 100 तक, और ये मेरे पास यहां पे कुछ है प्रोसेस। तो मेरा ये कहना है कि हर प्रोसेस को एक ऑर्डर में ही हम रिसोर्स देंगे। क्या मतलब है इसका, पहले अपने छोटे वाले सिनेरियो में समझो, P1 और P2 दो रिसोर्स हैं, R1 और R2। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस तो पहले हम क्या देंगे, R1, फिर क्या देंगे, R2। अब तुम यहां पे देखो क्या सिनेरियो है, R2 अभी कहां है, किसके पास, P1 के पास। हमने कहा ना, तुमको देंगे नहीं, तुमको हम R2 तभी देंगे तुम जब R1 यूज कर लोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कहा कि तुमको हम R2 तभी देंगे जब तुम R1 यूज कर लोगे। अभी बताओ ये R1 है किसके पास, P2 के पास है, तो ये पहले R1 यूज कर लेगा, फिर ये क्या करेगा, R1 को छोड़ देगा और कहां मूव कर जाएगा, R2 के बाद। यानी तुमको जो हम रिसोर्सेज देंगे वो एक नंबरिंग के अकॉर्डिंग देंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 लाइक दिस। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, P1 चाह के भी R2 को पहले एक्वायर कर ही नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि R2 पे जाने के लिए तुमको पहले क्या चाहिए, R1, तभी तुम R2 पे जा पाओगे। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि एक प्रोसेस हमको फ्री मिलेगी हमेशा। बात समझ रहे हो? यही सीन यहां पे है, मेरे पास 100 है रिसोर्स, ठीक है, तो कोई भी जो है, फॉर एग्जाम्पल P0 है, वो क्या कह रहा है कि मुझको चाहिए R1, R5 और R70, ठीक है। तो अच्छी बात क्या है कि सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, R1, जब ये काम कर लेगा तब इसको क्या मिलेगा, R5, तब क्या कहां जाएगा, R70 पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो इससे फायदा क्या होगा कि कभी भी सर्कुलर वेट का चक्कर ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे अपनी पीछे वाले जो रिसोर्स हैं उनको रिलीज भी करते हुए जाओगे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास आइडिया है, और ये हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है अभी, प्रिवेंशन, ठीक है, कि जो प्रिवेंशन वाली जो टेक्निक है, यानी कि हम लोग क्या करें कि ऐसा सिस्टम करें डिजाइन जहां पे डेडलॉक लगने की पॉसिबिलिटी ना हो। तो हमने क्या बोला कि 4 कंडीशन है, किसी एक को वॉयलेट कर दो। कैसे कर सकते हो वॉयलेट, ये मैंने आपको दिखाए यहाँ पे कुछ मेथड, कि ये मेथड है, पर ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली बहुत हैं, बहुत महंगे हैं, ठीक है। यानी कि तुम सोचो इतनी सारी प्रोग्रामिंग करना, इतने सारे सॉफ्टवेयर बनाना अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब चीजें क्या तुमको इतनी सिंपल लग रही है कि सबकी नंबरिंग कर दो, एक ही ऑर्डर में दो, ठीक है। तो दे आर नॉट सो इजी। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल एक चाहिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, और जो ऐसा जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हम लोग आगे और चलते हैं सेकंड वन। अभी क्या देख रहे थे, प्रिवेंशन। अब किसका नंबर आएगा, अवॉइडेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूं, जो भी क्वेरीज आती हैं वो यहीं से आती हैं। प्रिवेंशन की देखो यहां पे बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो देखो फिर से एक सीन दिखा रहे हैं ये लोग। ये सीन पता कौन से टाइम का है, कोविड के टाइम का, कोरोना के टाइम का सीन है, जब क्या हुआ था, पूरे में लॉकडाउन लगा दिया गया था, ठीक है। सारे चौराहे शहर सब खाली हो गए थे। तो यहाँ पे उसी समय के बारे में बात हो रही है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इतने सारे कानून लग जाते हैं, सारी प्रोसेस को तुम रोक देते हो, ठीक है। बोले चलो ये सब सही है, डेडलॉक नहीं लगेगा, यानी कि चलो कोविड नहीं होगा। लेकिन क्या लॉकडाउन उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन था? आप ही बताओ। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ, लोगों को खाना कहां से खाएं भाई। चलो जो लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, उनके पास तो चलो तब भी एक सॉल्यूशन है, पर जो आदमी रोज बेचारा सुबह दुकान लगाता है, शाम को पैसे कमाता है, वो कहां से खाना खाएगा? समझ रहे हो ना, जो लेबर क्लास है,
ठीक है, वो रोज सुबह काम पे जाती है, शाम को 400 रुपए लेके आती है, तब फिर वो दाल चावल गेहूं तेल सब खरीदती है, तब उसके यहाँ शाम को खाना बनता है। वो कितने दिन कोविड झेल पाएगा? तो सबने क्या देखा था, सब बेचारे अपने गांव भाग रहे थे पैदल, क्योंकि ट्रेन बस सब बंद हो गई। वो सीन याद करो, सबको याद होगा, है ना? तो वो कितना टफ टाइम था। तो यानी लॉकडाउन इज नॉट एग्जाम्पल। लेकिन क्या करते उस समय, तो कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार सब लोग फेस कर रहे थे, सारे सब जगह हुआ पूरे वर्ल्ड में। पर धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये सॉल्यूशन नहीं है कि हर चीज को बंद कर देना। सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा अवॉइड करना और लोगों को सिखाना। ठीक है कि यार अब कोविड तो है ही है, अब हमको क्या करना है, उसके साथ रहना सीखना होगा। यानी कि तुम भी रहो, कोविड भी रहे, ठीक है, तुमको खाली उसे संभल के रहना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे अपने आप वीक पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो अगला जो हमारा था स्टेप, वो क्या था, अवॉइडेंस। ठीक है, क्या किया सरकार ने, खोल दिया। ये देखिए आ गया पूरा मार्केट में, सब लोग क्या कर रहे हैं, सबके पास मास्क नहीं है तो अपने रुमाल हैंकीज उन सबको देखो मास्क बना के घूम रहे हैं। लेकिन भीड़ देखिए, ये था हमारा अगला स्टेप। ठीक है, कि भैया लॉकडाउन से कुछ नहीं होना, आपको क्या करना है, कोविड के साथ रहना है, पर सिक्योरिटी के साथ रहना है कि अगर हो जाए। पर अब ये वो एक थी स्टेज जहां आदमी को था पता कि कोविड अगर हो गया तो हमें क्या करना है, अपने आप को सेपरेट कर लेना है, ये खाना है, ये दवाएं, ये पूरी वो बन के आ गई थी किट, है ना? तो जो अगला स्टेप था वो हमारा क्या है, अवॉइडेंस। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऊपर से पढ़ते हैं, पहले पढ़ने क्या है। In order to avoid deadlock in runtime, the system tried to maintain some books like a banker. Whenever someone asks for a loan, it is granted only when the books allow. ठीक है, तो अब आप देखिए आपके सामने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी यहाँ पे पिक्चर आ गई है। उनके हाथ में क्या है बताइए, यूनियन बजट है। टाइम भी आ गया, आज क्या डेट है, बस खाली एक हफ्ते के अंदर हमारा सही वाला जो यूनियन बजट है वो भी आने वाला है। तो यहां पे क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं डेडलॉक को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक बैंकर की तरह काम करना पड़ता है। और आई होप ये वर्ड सुनते ही कई लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी, बैंकर एल्गोरिथम, है ना? पूरे चैप्टर में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। जो क्वेरी आती है वो भी कहां से आती है, यहीं से आती है, बैंकर एल्गोरिथम। पिछली बार मुझसे कोई निकलते निकलते पूछ भी रहा था, मुझे याद नहीं है, कि सर बैंकर, तुम ही पूछ रहे थे, अच्छा, कि सर ये बैंकर एल्गोरिथम कब पढ़ेंगे। तो बस वही वाली कहानी आ गई कि जैसे एक जो बैंकर होता है उसके पास कितने रुपए पैसे हैं, उसका पूरा वो हिसाब किताब रखता है। कोई भी रिक्वेस्ट आती है लोन के लिए, तो पहले तो वो सामने वाले की पूरी कैपेबिलिटी चेक करता है कि ये फ्यूचर में दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, है ना? उसका पूरा इतिहास भूगोल देखता है। उसके बाद फिर फाइनली वो फैसला लेता है कि इस बंदे की रिक्वेस्ट प्रोसेस करें कि ना करें। और वो अपनी भी जेब देखता है कि मेरे पास इसको देने के लिए पैसे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें, है ना? अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको खाली ये नहीं कि बस खाली पैसा आया, पैसा आया नहीं, पैसा तमीज से खर्च करना भी इनको देखना होता है कि मुझे कितना जो है पैसा, कितना जो है बजट का हेल्थ में देना है, एजुकेशन में देना है, डिफेंस में देना है, डेवलपमेंट में देना है, ट्रेन को देना है ना? बहुत सारे डिपार्टमेंट इनको हैंडल करने पड़ते हैं, और सबको एक अच्छे प्रपोर्शन में और उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सबकी नीड को हैंडल करना पड़ता है ना? तो यही कहानी है। तो ये पूरा जो एल्गोरिथम है वो क्या है, डेटाबेस के ऊपर डिपेंड है। आपको कई चीजें यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, कई रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारे पास इस समय प्रोसेस पर कितनी प्रोसेस हैं, किसकी कितनी डिमांड है, कितना हमने दे दिया, कितने रिसोर्स देने बाकी हैं, ये सारी चीजों का हिसाब किताब लगाते हैं। और फिर ये देखते हैं कि डेडलॉक ना लग पाए, उसके लिए एक सुटेबल वे देखते हैं, अवॉइडेंस। ठीक है, और देखते हैं कैसी कैसी जो बुक्स हैं हमें यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है टू अवॉइड डेडलॉक
we require additional information about how resources are to be requested, which resource a process will request during its lifetime. ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमको यहाँ पे कैसी कैसी टेबल मैनेज करनी होती है, जरा एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम नीड है, एलोकेशन है, करंट नीड है। ठीक है, ये ऐसी कुछ टेबल्स, जब भी ये प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, ऐसी कुछ टेबल यहाँ पे आपको शो की जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पर है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूं आपको एक बार, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 प्रोसेस हैं। सपोज मेरे पास इस टाइम प्रोसेसर के पास 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, P0, P1, P2 एंड P3। ठीक है, ये मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, और ये 3 मेरे पास क्या हैं, EFG, दे आर द रिसोर्स। ठीक, सबसे पहला जो है क्या है, मैक्सिमम नीड, यानी कि ये जो P0 है वो ये कह रहा है कि यार मुझको काम करने के लिए पहला जो रिसोर्स है E, इसकी मुझको 4 कॉपी चाहिए। ठीक है, F की बेटा मुझको 3 कॉपी चाहिए, और G की 1 कॉपी चाहिए। ठीक, ये बता दिया इसने अपनी पहली टेबल में। जितनी प्रोसेस है वो अपनी मैक्सिमम डिमांड बताएंगे। सेकंड वाला क्या है, एलोकेशन। एलोकेशन में वो ये बताएंगे कि हमको इसमें कितना मिल चुका। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वो ये बता रहा है कि पहली प्रोसेस कि बेटा मेरी जो नीड है वो E की 4 यूनिट है, F की 3 कॉपी है, और G की भी 1 कॉपी चाहिए मुझे। लेकिन मुझे क्या मिला है अब तक, मुझको आपने यानी जो मेरा सिस्टम है उसने क्या क्या दिया है, E की खाली 1 कॉपी दी है, F की कितनी कॉपी दी है, 1 कॉपी दी है, और G की अभी इसने मुझे 1 कॉपी भी नहीं दी है। ठीक है, और तुम जानते हो ये तभी चल पाएगा जब इसके पास ये 4, 3 और 1 होंगी। तो इतना हम पा चुके हैं, और कितना चाहिए बोलो। ये आ गया मेरा तीसरा टेबल, कौन सा, करंट टेबल। यहां पे आओ, करंट नीड। तो बताइए 4, 3, 1 में आप 1, 1, 0 पा चुके हो। पहले E की बात करो, 4 चाहिए थी, हमने आपको 1 दे दी। अब आपकी क्या नीड बची बोलो, 3। आपको 3 चाहिए थी F की कॉपी, मैंने 1 दे दी है। अब आपको और कितनी नीड है अभी, 2 की। G पे आओ, आपने मुझसे 1 कॉपी मांगी थी, मैंने आपको 0 दी है, अभी 1 भी नहीं दी है। तो यानी अभी आपकी कितनी नीड बाकी है, 1। ठीक है, सिस्टम मैक्स, मेरे पास कंप्यूटर में E और F और G की टोटल कॉपीज कितनी है, 10, 10, 10। ठीक है, जो मुझे इन चारों प्रोसेस को देनी है। क्लियर है, हमने आपको बता दिया कि मेरे पास कंप्यूटर में मैक्सिमम कितनी कॉपीज हैं। तो 10, 10, 10, तीनों जो है रिसोर्स की 10, 10 कॉपीज हैं। ये एक चीज हमने यहाँ पे मैनेज कर ली। अवेलेबल, अगर बेटा आपने 1, 1, 0 अगर इसको दे दिए हैं P0 को, बाकी प्रोसेस अभी ये सपोज एक्टिवेट नहीं हुई है, तो बताइए अभी मेरे पास इस समय ये जो प्रोसेस है कितनी होंगी अवेलेबल। E की बताइए कितनी कॉपी होंगी, 4 चाहिए थी, 1 आपने दे दी है, तो अब तक आपने 1 ही दी है, थी कितनी, 10। बताइए कितनी बची आपके पास, E की कितनी कॉपी बची, 9। E की कितनी कॉपी बची, 9। F की बात करिए, F की मेरे पास 10 कॉपी थी, और आपने क्या किया है, 1 कॉपी एलोकेट कर दी है, तो कितनी बची, 9। ठीक है, G के बारे में बात करिए, 10 कॉपी थी, आपने अभी कितनी कॉपी एलोकेट की है, 0। यानी कि तुम्हारे पास G की भी कितनी कॉपी है मेमोरी में, 10। तो तुम देख रहे हो मैं यहाँ पे 5 जो है मैट्रिक्स, यानी मैं 5 टेबल मेंटेन कर रहा हूं। सबको बात समझ में आ रही है? और इन्हीं 5 टेबल्स के थ्रू आपसे जो भी क्वेरी पूछी जाएगी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्वेरी कैसी कैसी होगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये जो 5 टेबल है इनका मामला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही है हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम, जहां पे आपको क्या करना है कि मेरे पास मेमोरी में कितनी प्रोसेस हैं, उन सबकी कितनी कितनी डिमांड है, मेरे पास कंप्यूटर में सबकी हर रिसोर्स की कितनी कॉपी है, ठीक है, हमने किसको कितनी जो है रिसोर्सेज एलोकेट कर दी हैं, और कितने की डिमांड अभी रह गई है। ठीक है, ये सब चीजों का आपको क्या करना पड़ता है, पूरा
हिसाब किताब रखना पड़ता है, और तभी इसका क्या नाम रखा गया है, बैंकर्स एल्गोरिथम। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे एक दो देखेंगे एग्जाम्पल, उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, चलिए आ गया एग्जाम्पल हमारे सामने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक यहाँ पे हम लोगों ने लिया एग्जाम्पल। पहले तो ये टेबल देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 हमको यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई गई है। पहली वही है जो अभी हम लोग देख के आए, मैक्सिमम नीड। मेरे पास ये 4 प्रोसेस हैं। EFG की कितनी कितनी कॉपीज की डिमांड है हर प्रोसेस की, वो बताई गई है। नंबर 2 पे एलोकेशन दिखा दिया गया है। नंबर 3 पे क्या है, करंट नीड। नंबर 4 पे हमको क्या बताया गया है कि हमारे पास सिस्टम में मैक्सिमम कितनी जो है हर रिसोर्स की कॉपीज अवेलेबल है, ये भी दिखा दिया इन्होंने हमको। और लास्ट में क्या चीज है, अवेलेबल, कि आप यहां पे रखोगे हिसाब किताब कि कितने मेरे पास EFG की कॉपीज अवेलेबल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो आपसे क्वेरी क्या क्या पूछ सकते हैं इतना दिखाने के बाद। सबसे पहली क्वेरी उनकी ये हो सकती है कि ये बताइए कि ये जो है सिस्टम, इसमें डेडलॉक लगेगा कि नहीं। अगर ये डिमांड और यहाँ पे जो है क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे डेडलॉक लगेगा कि नहीं, पहला सवाल। या और क्या क्वेरी हो सकती है कि ये सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं। सेफ या अनसेफ स्टेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेफ का मतलब कि डेडलॉक नहीं लगेगा, अनसेफ का मतलब डेडलॉक लगेगा। और नंबर 3 जो क्वेरी होती है जो आपसे पूछ सकते हैं कि हमको इसका सेफ सीक्वेंस बताइए। सेफ सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि अगर डेडलॉक नहीं लग रहा है तो आप ये जो 4 प्रोसेस हैं इनको किस ऑर्डर में यूज करने वाले हो, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है किस ऑर्डर में इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। जैसे P0, P1, P2, P3 है, तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, जो बाहर हो जाएगी मेमोरी से, और सबसे आखिरी में कौन सी बाहर होगी। ठीक है, तो और जरा याली जो है इस एग्जाम्पल को हम लोग करके देखते हैं। 2 बातें पता लगाएंगे कि डेडलॉक लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं लग रहा है तो आखिर किस ऑर्डर में, यानी हमारी इस जो है ये जो सिनेरियो है इसमें इसका सेफ सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, और चलो देखते हैं। तो ये सिचुएशन है बेटा, P0, P1, P2, P3, वी आर हैविंग 4 प्रोसेस, एलोकेशन टेबल है, करंट नीड। पहला काम क्या करते हैं, सबकी हम लोग करंट नीड निकाल लेते हैं। तो जरा आओ पहली प्रोसेस के पास, इसको चाहिए EFG की 431 कॉपी। हमने इसको कितनी कॉपीज यहाँ पे दे दी हैं, 101 दे दी हैं। अब जरा जल्दी से पता लगाओ कि कितनी कॉपी रिक्वायर्ड है। तो 4 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ क्या बचेगा 3। फिर यहाँ पे आओ 3 में से 0 माइनस कर दिया 3, 1 में से 1 माइनस कर दिया 0। समझ में आया सबको? बोलो कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो। अगली प्रोसेस आओ 214, 2 में से 1 माइनस कर दो 1, 1 में से 1 माइनस कर दो 0, और 4 में से 2 माइनस कर दो 2। ठीक है, ये भी सही है। फिर इसके बाद नंबर 3 पे आओ 133, 1 में से 1 0, 3 में से 0 3, और 3 में से 3 गए 0। लास्ट वन आओ 5 में से 2 3, 4 में से 0 गए 4, और 1 में से 0 गया 1 में से 0 गया 1। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमने अपनी यहाँ पे टेबल बना ली। सब लोग ध्यान से देख लो, क्लियर है सबको? अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितनी जो है यहाँ पे अवेलेबिलिटी है इस समय रिसोर्सेस की। एलोकेशन वाले में जाओ और जरा ये देखो कि हमने E की कितनी कॉपी एलोकेट कर दी है बेटा, जरा देख के बताओ। 1 + 1 + 1 + 2, यानी कितनी आपने कॉपी एलोकेट कर दी है, E की 5, F की जरा जोड़ो 1, और G की 336। ठीक है, अब देखो तुमको हमने कितनी कॉपी दी थी यहाँ पे सबकी, 846। 8 में से 5 तो आपने कर दी है एलोकेट, है ना। तो बताओ E की कितनी कॉपी बची आपके पास, 3 कॉपी बची। ठीक है,
एफ की बात करो, मैंने आपको 4 कॉपी दी थी, एक आपने जो है यहाँ किसको दे दी है, P1 को दे दी है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा 3, यानी कि आपके पास एफ की 3 कॉपी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं किसकी, जी की आपके पास 6 कॉपी थी और आपने 6 में से 6 कॉपी एलोकेट करवा दिया। ध्यान दीजिए 3 आपने P2 को दे दिया है, 2 P1 को और 1 P0 को, यानी आपने 6 में से 6 कॉपी दे दी, यानी कि आपके पास जी की तो अब एक भी कॉपी नहीं बची है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दो, मेरे पास अब जो इस समय अवेलेबल जो है रिसोर्सेज EFG, वो उनके क्या काउंट है 330, और ये रही मेरी 4 प्रोसेस जो मुझे एग्जीक्यूट करवानी है। सब लोग ध्यान दो, ये 4 प्रोसेस हैं जो मुझे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करवानी है, और देखना है कि हम किसी किसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। हमेशा हम चलते हैं फर्स्ट प्रोसेस से लास्ट प्रोसेस में सीक्वेंस में। जैसे देखो यहाँ पे P0, P1, P2, P3, तो आप कैसे चलोगे, P0 से हमेशा स्टार्ट करोगे, जब यहां पहुंच जाओगे P3 पे तो फिर से वापस P0, यानी ऐसे चलोगे, ये नहीं कि कोई भी उठा लिया रैंडमली। समझ गए ना, हमेशा जो लूप चलेगा P0 से Pn तक। ठीक है, तो चलो ये काम करके देखते हैं कि हम किस किस प्रोसेस का काम करवा सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, ये आखिरी स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुमने खाली टेबल भरी है, एग्जीक्यूशन अब शुरू होता है, आइडिया अब शुरू होता है। मेरे पास ही 4 प्रोसेस हैं, ये मुझसे इतने इतने रिसोर्स की डिमांड कर रही हैं, मेरे पास इतनी प्रोसेस है खाली, क्या 330। आइए जरा शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, P0 से। P0 की क्या डिमांड है बोलो, 330, क्या हो जाएगी डिमांड पूरी, बोलो यस और नो, हो जाएगी। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, मैंने कहा जाओ चलो, अच्छा तुम अपनी जो है जिंदगी जी लो। तो बेटा आप सब लोग ध्यान से देखना, 330 मांग रहा था कौन, P0। मैंने उसको अपने सारी जो है रिसोर्स उठा के इसको दे दिया। मैंने कहा भाई तुम अपना काम कर लो। P0 ने अपना काम कर लिया, और इसने जब अपना काम कर लिया तो बेटा इसने ये जो 330 तुमने जो इसको दिया था EFG के रिसोर्स, ये आपको वापस कर देगा, साथ में कुछ और भी तो वापस करेगा जो तुमने इसको पहले दे के रखा था, क्योंकि काम खत्म हो गया इसका। बताओ इसने पहले क्या लेके बैठा हुआ था, ये 101, याद आया, इसके पास E की एक कॉपी और G की एक कॉपी तो पहले से ही थी, याद आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आ गई बात। तो यानी कि क्या करेगा, मुझको E की एक कॉपी, F की 0 कॉपी और G की एक कॉपी ये मुझको वापस कर देगा। तो अब बताओ मेरे पास टोटल कितनी रिसोर्स हो जाएंगी, 1, 3 एंड 4। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो 330 था अब ये कितना बन जाएगा बोलो, 431। बताओ सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई एक प्रोसेस जब ओवर होगी तो इसने तुमने इसको जो रिसोर्स दिया था वो तो ये तुमको वापस करेगा ही करेगा, पर उसके पास जो पहले से एलोकेट था वो भी तो वापस कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये था मेरा पहली प्रोसेस। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड राउंड पे। बेटा मेरे पास प्रोसेस हैं, अब देखिए इनकी काउंट जब चेक करिएगा, 431 में हम किसको किसको चला सकते हैं। मैंने क्या बोला, सीक्वेंस में चलिएगा। पहले आइए P1 के पास, क्या P1 को चलाया जा सकता है, बोलो नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि जो G है ये कह रहा है मुझे 2 कॉपी की नीड है, पर तुम्हारे पास क्या सीन है, 431 तुम्हारे पास तो G की खाली एक ही कॉपी है ना अवेलेबल, तो यानी तुम इसकी डिमांड तो पूरी नहीं कर पाओगे। समझ गए ना, 102 की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। मैं E और F तो तुम्हें दे सकता हूं, वो तो मेरे पास बहुत है, 4 एंड 3 है, लेकिन G वाली नहीं पूरी होगी। तो चलो P1 को कहां डाल दोगे, वेटिंग में, कि भैया तुम वेट करो अभी राउंड मार के आते हैं, आगे बढ़ जाओ। अब किसका नंबर आया, P2 का। अच्छा हाँ, साथ में एक और भी चार्ट बनाना है तुमको, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस ओवर हुई, P1 था कि P0 था, सॉरी P0 था, है ना। तो ये भी जरा नोट करते रहो क्योंकि हमको भी इसका सीक्वेंस भी तो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन खत्म हुआ,
P0। चलिए अब आते हैं आगे, P2 के पास चलो, क्या कह रहा है, आई नीड 030 EFG के लिए। क्या तुम इसकी डिमांड पूरी कर पाओगे, बोलो? Yes, sir. कर दोगे? अरे वाह, वेरी गुड। तो चलो कर दो पूरी डिमांड इसकी। तो ये लो, मैंने जो P2 था उसको भी एग्जीक्यूट करवा दिया। अब जब ये वापिस आएगा, समझ गए ना, तो ये तुमको ये जो 030 था ये तो वापिस कर ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या देगा साथ में, ये देगा, समझ गए ना, ये देगा, क्या देगा, 103, क्योंकि इसने ई की एक कॉपी और जी की 3 कॉपी तो इसने पहले से ही एक्वायर कर रखी थी। ठीक है, तो यानी ये आपको दे देगा 103। और अब आपके पास देखिए टोटल कितना आ गया, 4, 3 एंड 5। और ये मेरी प्रोसेस खत्म हुई कौन सी, P3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मेरे पास है 5, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ो। कहां पे, कहां तक आ गए थे, P2 तक। कहां जाओगे, P3 के पास आओ जरा। P3 के पास क्या डिमांड है, 341, और आपके पास है 534। पूरी हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, मामला कहां फंस रहा है, F पे, है ना, क्योंकि ये F पे हमसे कितना मांग रहा है, 4 कॉपीज 4 यूनिट, और मेरे पास कितनी है केवल F की 3 यूनिट, यानी काम नहीं हो पाएगा ना। तो यानी कि छोड़ो इसको, P3 को डाल दो वेटिंग में। ठीक है, फिर चलो ऊपर शुरुआत करो। P0 तो आउट ही हो चुका है, इसके पास तो हमें जाना ही नहीं है। अगला नंबर अब किसका लगेगा, फिर से P1 का। क्या मांग रहा है ये, 102। हो जाएगा, बोलो होगा Yes, कि नहीं sir. होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करवा दो एग्जीक्यूट, दे दो। ठीक है, P1 का भी काम हो गया भाई। चलो, P1 कह रहा है कि मुझको मेरे मिल गए रिसोर्स और मैं भी अपने सारे जॉब परफॉर्म कर लेता हूं। तो P1 ने अपने सारे काम कर लिए और इसने क्या किया, इसके बाद अपने सारे रिसोर्स आपको वापस कर दिए जो इसके पास पहले से थे। पहले से क्या लेके बैठा हुआ था ये, 112। तो ये लीजिए 112 ऐड कर दीजिए। तो ये लीजिए, अब आपके पास जो आई काउंटिंग वो कितनी आ गई, जरा सब लोग देख लो, 646। ठीक है, तो अब मेरे पास जो काउंटिंग आ गई लौट के 646, और इसके साथ ही मैंने P1 को भी ओवर कर दिया। अब कौन बचा, अब तो खाली एक ही बचा है, P3। क्या चाहिए इसको, 341, मेरे पास है 646। अब हो जाएगा काम। अभी मामला फंसा Yes, था sir. थोड़ी देर पहले F पे, अब तो नहीं फंसेगा। इसको भी एग्जीक्यूट करवा दो। तो ये लो, P1 के बाद कौन चला बेटा, P4 चला। ठीक है, अब जब ये P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये भी अपने सारे रिसोर्सेज आपको वापस कर देगा। ठीक है, क्या वापस करने वाला है, 200। और ये देखिए मेरा फाइनल आंसर कितना आया, सब लोग ध्यान दीजिए, 846। ये देखिए ये यहां से मैच कर रहा है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। जब सारी प्रोसेस खत्म हुई तो आप देखो, आप वहीं जाके रुके 846 में। जब सारी रिसोर्सेज हमारी रिलीज हो गई, तो जो हम लोग शुरुआत में हमको जितनी थी यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल, तो जैसे कोई एक जो बैंकर होता है, कैशियर, उसका काम ही यही होता है, सुबह जब कैश ओपन होता है और ठीक है, और शाम को फिर वो क्या करता है, अपने जो भी कैश आता है उसको अपने जो भी पेपर होते हैं उससे मैच करता है कि भैया दोनों मैच करने चाहिए, बैलेंस और ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है वो पूरा हमारा मैच हो, क्योंकि उसके बाद ही वो काउंटर अपना बंद कर सकता है। तो हम सर लोग ये का बेटा, P20 कैसे आ सर, क्या हुआ, ये P2 वाला दोबारा समझाइए सर। P2 वाला दोबारा समझाइए। कहाँ पे बोलो बेटा, P2 कहाँ पे, यहाँ पे सर, ये इसमें एलोकेशन में सर। मैं अभी पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट करो। तो मैंने क्या बताया कि देखो फाइनली क्या हुआ, हमारा लास्ट फिगर और स्टार्टिंग फिगर दोनों हमारा आपस में मैच हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो यही है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम, और जो आपने किया बस वही आपको करना है। ठीक है, प्रॉब्लम कैसी भी है। अब दो प्रॉब्लम, पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा था कि डेडलॉक लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं लगा डेडलॉक, नहीं लगा। दूसरा सवाल कि क्या ये जो है आपके सामने जो सिनेरियो है ये सेफ स्टेट में है, बिल्कुल Yes, sir. सेफ स्टेट पे है क्योंकि डेडलॉक नहीं लगा। और जो तीसरी क्वेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क यू फॉर द सेफ सीक्वेंस,
कि आप बताइए कि ये इस पूरे डायग्राम में सेफ सीक्वेंस क्या है, यानी कि किस ऑर्डर में आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। तो सेफ सीक्वेंस बेटा ये है, ये मार्क करके रखना, ठीक है। ये तुमको अपना जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं P0 एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं P3 को एग्जीक्यूट करूंगा। क्या है, P2 था? अच्छा यस सर। अच्छा, मैंने कोई रॉन्ग लिख दिया है। यस सर। P0 था, हाँ। सबसे लास्ट में कौन एग्जीक्यूट हुआ है? P3 सर। P3 सबसे लास्ट में, यानी कुछ उल्टा सीधा कर दिया है, हाँ, तभी P2 सर सेकंड पे है। कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, सबसे लास्ट में P3 था। अब बताओ, हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने P0 एग्जीक्यूट किया था, फिर उसके बाद P2 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 है सर। ना। P0 के बाद P2 एग्जीक्यूट किया था, फिर P1 पे गए थे और सबसे लास्ट में P3 पे गए थे, ठीक है। तो ये हमारा सेव सीक्वेंस, ठीक है। यही सीक्वेंस आपको मार्क करना पड़ेगा जहां वहां जो 4 ऑप्शन देंगे। तो बेटा कोई अभी कुछ पूछ रहा था, आई होप कि यही मामला था क्या तुम्हारा, है ना। मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया था यहाँ पे। आई होप कि अब चीज क्लियर हो गई होगी। करंट नीड अगर, हाँ तो बेटा फिर तो सीधी सी बात की क्या है, डेडलॉक लगना ही लगना है कि नहीं, क्योंकि तब तो कभी प्रोसेस की डिमांड पूरी हो ही नहीं पाएगी, है कि नहीं। अगर जो है हमारे जो प्रोसेस हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और उतनी हमारे पास रिसोर्स है ही नहीं, तब तो फिर डेडलॉक पक्का लगना है ना। तब तो यानी प्रोसेस को फंसना ही फंसना है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक प्रोसेस ज्यादा डिमांड कर रही है, ठीक है, तो चलो बाकी सब प्रोसेस खत्म हो गई तो भी एक प्रोसेस तो फंसी जाएगी, है ना। तो ये सीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सीन है हमारे सामने, सेफ और अनसेफ स्टेट। अगर आपका जो है सिनेरियो, जो भी आपको जो सिचुएशन दी गई है, अगर वो सेफ स्टेट में है तो बहुत अच्छी बात है। अनसेफ है तो आपको पता है कि डेडलॉक लग सकता है, पर ध्यान देना कंपलसरी नहीं है कि डेडलॉक जो है लगेगा ही लगेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें याद हो जब कोविड था तो कितने लोग मैंने देखे वो मास्क नहीं लगाते थे। ध्यान दो, तुम्हें भी कई लोग टकराए होंगे जो कोई परहेज नहीं करते थे, ठीक है। वो कहते भैया होना है तो होगा, क्या करना है, ठीक है। और क्या उन सबको हुआ कोविड? नहीं हुआ। हमने कितने लोग देखे और कितनी सारी पेपर में न्यूज आती थी, है ना, कि बेचारे जो लोग रोड साइड पे रहते हैं, भिखारी हैं, बोले उनको तो नहीं हो रहा है कोविड। खाली कोविड किनको हो रहा है? पैसे वालों को हो रहा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसी सी बातें तब हुआ करती थी। तो यहां पे भी वही सीन है, यानी कि तुम अगर अनसेफ जोन में हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे डेडलॉक लगेगा ही लगेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और तुम अगर सेफ हो, बिल्कुल अपने आप को तुमने सेफ्टी में रखा हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा सिनेरियो कहां का होता है? अवॉइडेंस का, ठीक है। अब ये आ जाइए किसके ऊपर? बैंकर एल्गोरिथम। ये वही है, हमने पहले करके दिखा दिया। अब आ गया मामला कौन था? पढ़ने वाला। तो खैर यहां से तुमसे कुछ पूछने वाले भी नहीं है, तुमसे जो पूछना था वो मैंने बता दिया कि वो तुमको ऐसे ही एक देंगे सिनेरियो और आपको पता लगाना है कि वो सेफ है, अनसेफ है या सेफ सीक्वेंस। यहाँ पे अब खाली सारी थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं, ठीक है। कि जब भी आप बैंकर एल्गोरिथम में जाते हो तो क्या क्या चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं? अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, हमारे सिस्टम के पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमम नीड, हमें क्या चाहिए? सारी प्रोसेस और उनकी हर जो है रिसोर्स की कितनी डिमांड है वो हम लोग यहां जानना चाहते हैं। अच्छा एक और चीज, टेबल्स के नाम बेटा अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नीड, हम वहां पे क्या लिख के आ सकता है? मैक्सिमम डिमांड। सही बात है। या केवल ये भी लिख के आ सकता है, क्या? डिमांड लिख के आ सकता है कि हर प्रोसेस क्या क्या डिमांड कर रही है। तो यानी टेबल्स के जो हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं, दे में चेंज। एलोकेशन, हमने हर प्रोसेस को कितनी कितनी प्रोसेस एलोकेट करवा दी है, आपको ये एक टेबल देखने के लिए जरूर मिलेगी। सिस्टम मैक्स, ठीक है। और ये देखिए करंट नीड, तो ये तो आपको वो लोग बना के नहीं देते हैं, यहां आपको खुद काम करना पड़ता है, समझ गए ना। ये करंट नीड आपको
बनानी पड़ती है। वो आपको खाली बता देते हैं डिमांड और एलोकेशन, ये आप अपने आप फुल करते हो, ठीक है। और फिर जो एल्गोरिथम यानी काम करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी प्रोसेस हैं, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, P3। तो उसका क्या होता है, एक एरे, यानी अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाऊं, यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर हम लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाएं, प्रोग्रामिंग तो हमें यहाँ करनी नहीं है क्योंकि बात किसकी हो रही है, एल्गोरिथम की, यानी कि हमें तो थियोरेटिकली लिखना होता है और तुमको तो वो भी नहीं लिखना है। पर सपोज कि अगर तुम जो कॉलेज में होते और वो बैंकर्स पूछते बैंक की भाई बैंकर एल्गोरिथम लिख के दिखाओ 5 नंबर के लिए, तो तुमको क्या क्या लिखना पड़ता, ये लिखना पड़ता, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। समझ गए कि हम एक एरे बनाएंगे, सारी प्रोसेस में क्या फिल किया हुआ है, एफ। हम जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वर्क का क्या मतलब है, अवेलेबल। ठीक है, ये नीड का मतलब डिमांड है ना। हम लोग सब जगह यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारे जो वेक्टर है, वहां पे जो भी प्रोसेस है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। जो तुम्हारी नीड है वो अवेलेबिलिटी से कम होनी चाहिए, फॉर या बराबर होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, नीड इज लेस देन और इक्वल टू वर्क। जैसे P0 पे हो तो P0 की देखिए क्या नीड है इस समय, 330। हमारे पास यहाँ पे कितना अवेलेबल है, 330। तो बताओ ये इससे कम या इक्वल है कि नहीं है तो यानी कि काम हो सकता है ना। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तुरंत हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्क में जब ये काम हो जाएगा तो जो एलोकेटेड था ऑलरेडी, याद है, वो हम इसमें ऐड करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके पास क्या था पहले, 110 पहले से था, तो काम हो जाएगा और हम लोगों की यहाँ पे जो वर्क वाली यानी जो अवेलेबिलिटी वाले जो डेटा है वो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद और जो फिनिश, चूंकि अब ये पूरा एलोकेशन हो गया, प्रोसेस एलोकेट हो गई, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करवा देंगे, ट्रू करवा देंगे। तो ये मेरी पहली प्रोसेस हो गई। ऐसे ही अभी यहां से घूम के दोबारा फिर जाएगा, अगली प्रोसेस चेक करेगा, इंडेक्स आई क्या हो जाएगी, एक आगे बढ़ जाएगी। अभी P0 पे थे, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर हम चेक करेंगे फिनिश 1, क्या ये फॉल्स है, हाँ। अब फिर से चेक करो, मेरे पास क्या है, वर्क 440, हमारी क्या नीड है, 102 की। ठीक है, तो क्या ये आराम से चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। चलाओ और उसके बाद क्या करो, जो भी वहां से करेगा रिलीज इसमें ऐड करवा दो। यानी वही सारी प्रोसेस जो हम लोग अभी पीछे करके आ रहे थे। और ये जैसी सारी प्रोसेस का जो है वेक्टर यहाँ पे ट्रू बता दे, यानी एरे के सारे इंडेक्स हमारे ट्रू हो जाए, तो यानी क्या मतलब है, सारी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो गई हैं, बस हमारी एल्गोरिथम वहीं पे ओवर भी हो जाएगी। तो खैर ये आपको कहीं पे लिखना भी नहीं है, ये आपसे कहीं पूछेंगे भी नहीं। आपका जो मेन जॉब था कि जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये शीट में भी शेयर करूंगा। इस प्रॉब्लम को आप लोगों को आज रात को ट्राई करना है, ठीक है। मुझे पता लगाना है इसका सेफ सीक्वेंस, ठीक है। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन फोन पे आई होप अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा सा था एक स्नैपशॉट, वो मैंने डाला है क्योंकि कहीं प्रॉब्लम मिल नहीं रही थी मुझको, वो मतलब, और मेरा एक्चुअली बात वो नहीं, प्रॉब्लम बहुत ही, मैं टाइप करने का मन नहीं था। मैं देखिए कहीं कोई एक प्रॉब्लम मिल जाए अच्छी सी, तो ये मुझे मिली, तो सब कुछ वही है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ के समझ जाओगे। आपको क्या पता लगाना है कि ये सेफ है कि नहीं, और अगर सेफ है तो इसका हमें सेफ सीक्वेंस चाहिए, बस, ठीक है ना। तो ये अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, ये मैं बता दूं। तो तुम लोगों को ये करके रखना है अटेम्प्ट, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसी के अंदर अवॉइडेंस के अंदर ही एक और भी चीज आ जाती है, क्या, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यानी कि जो भी रिसोर्स हैं, प्रोसेस हैं, उनको यहाँ पे शो करने का एक और यहाँ पे मेरे पास मेथड है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को यहाँ पे ध्यान से देख लो।
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सीन है पहले मैं आपको बता दूं। R1 है एक रिसोर्स, ठीक है, R1 मेरे पास एक है रिसोर्स, इसकी दो कॉपी है, ध्यान दो, ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हो ये इसकी दो कॉपी है। R2 मेरा ये सेकेंड है रिसोर्स, इसकी मेरे पास तीन कॉपी है। ठीक है, अभी तुमने देखा था ना पीछे EFG, उसकी कितनी कितनी हमारे पास अवेलेबल है यूनिट। ऐसे यहाँ पे R3 है, इसकी भी तुम देखो मेरे पास कितनी कॉपीज है, दो कॉपीज है। अब किसके पास कितनी कॉपीज अवेलेबल है और कितनी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये काम यहां इन लोगों ने एरो की के थ्रू दिखाया है। अब एरो की ध्यान से समझना, ये जो एक कॉपी है ये पॉइंट कर रही है किधर की तरफ, P1 की तरफ। ठीक है, यानी कि R1 की एक कॉपी P1 के पास अवेलेबल है, एलोकेटेड है। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेशन एज। ठीक है, तो ध्यान देना, जो लाइन रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन एज। और एक जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। ठीक है, अब जैसे तुम लोग यहां पे ध्यान दो, P1 की तरफ ध्यान दो, R1 की एक कॉपी तो P1 को ऑलरेडी मिली हुई है, पर तुम ध्यान दो P1 फिर से एक एरो R1 की तरफ दे रहा है, यानी क्या मतलब है, कह रहा है एक और चाहिए। समझ गए ना, P1 के पास R1 की एक कॉपी है, पर वो कह रहा है मुझे भी एक कॉपी और चाहिए। और क्या चाहिए P1 को, और क्या है इसके पास, देखिए P1 के पास एक और यहां पे है रिसोर्स, R2 की भी एक कॉपी है इसके पास। ठीक है, यानी कि P1 के पास एक R1 की कॉपी है, एक R2 की कॉपी है, और एक की इसने क्या कर रखी है, रिक्वेस्ट डाली हुई है, किसकी, R1 की, कह रहा दो चाहिए। अगर इसको ये मिल जाए तो ये अपना काम खत्म करके ये वाला जो ग्राफ बना इससे बाहर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और आओ देखते हैं सिनेरियो क्या है। P3 के बारे में सोचो, केवल यहां देखते हैं P3 को, क्या सिचुएशन है, R2 की एक कॉपी तो है इसके पास, पर देख रहे हो या यहीं से दो एरो गए हैं R2 की तरफ, यानी क्या मतलब है, कह रहा दो और चाहिए। तो एक कॉपी तो है इसके पास, एक तो इसके पास एलोकेटेड है, लेकिन दो की वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। देखिए दो एरो की बने हुए हैं। P2 के बारे में सोचिए, R2 की एक कॉपी तो है इसके पास, ठीक है, लेकिन R3 से कह रहा है यार मुझे एक कॉपी और दे दो तो बस मेरा काम बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये सारे सिनेरियो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास यहाँ पे हैं। आई होप अब आपको ये जो ग्राफ है देखना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल ये कि यहाँ पे क्वेरीज कैसी कैसी हैं। वही सेम क्वेरी जो अभी भी पीछे करके आए थे, कहां पे, बैंकर्स एल्गोरिथम में। ठीक है, यानी कि हो सकता है वो आपको क्या करें, ऐसे कोई एक शो कर दें ग्राफ, और क्या बोले कि ये बताओ कि यहाँ पे डेडलॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर डेडलॉक नहीं लग रहा है तो आपसे वो इसका सेफ सीक्वेंस भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि वो आपसे ये कह दें कि बताओ इसका सेफ सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो है। क्लियर है क्लास? तो और जरा जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला ग्राफ है, जरा यहाँ का सेफ सीक्वेंस पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सीन है इसके पास। चलिए आइए यहां से शुरुआत करते हैं P2 के पास से। ठीक है, देखिए P2 के पास एक तो R2 का यहाँ पे अवेलेबल है रिसोर्स, है ना, और इसने एक की डाली हुई है रिक्वेस्ट। क्लियर है? एक की रिक्वेस्ट कहां डाली हुई है बताइए, R3 की तरफ, पर R3 के पास दो रिक्वेस्ट आ रही है, P0 से भी आ रही है, और कहां से रिक्वेस्ट आ रही है इसके पास, P2 से भी आ रही है। ठीक है, तो अब आप कोई भी जो है एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पहले चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेफ सीक्वेंस ये जरूरी नहीं कि एक हो, दो तीन सेफ सीक्वेंस भी हो सकते हैं। एक तुमने चलाया, तुम्हारा भी चल गया, फिर वही सेम सिस्टम हमको दिया गया, मैंने वाली 4 प्रोसेस को किसी दूसरे ऑर्डर में चला दिया, और क्या देखा कि अरे वाह मेरा भी चल गया।
यानी कोई एक ही सॉल्यूशन हो ऐसा तो कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है कि नहीं, 2-3 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला, मैं इसको P2 से भी शुरू कर सकता हूं, मैंने P2 से शुरू किया, तुमने इसको P0 से शुरू किया, तो जो जहां से चाह रहा है वहां से शुरू कर रहा है। तो आइए यहाँ पे सीन देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये एक और भी डिमांड कर रहा है, ओके ये प्रॉब्लम है, तो चलो इसको फिर हम यहीं से शुरू करते हैं P2 से। तो देखो बेटा, P2 के पास R2 तो था ही, इसको यहाँ पे R3 से एक और चाहिए, तो सपोज ये इसको मिल गया, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, अब कोई और यहां से जा रही है एज बाहर, नहीं जा रही है, और तो कोई यहां से रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, तो क्या होगा, P2 अपना काम फिनिश कर लेगा। और बेटा P2 जब अपना काम कर लेगा फिनिश, तो तुमको पता है क्या होगा, ये अपने जो जो रिसोर्सेज इसने हेल्ड किए हुए थे उनको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। यानी कि अब तुम ध्यान दो, ये एक तो यहां वाला ये जो है रिसोर्स फ्री हो गया, देखो यहां से 2 की डिमांड लगी हुई है बगल से, ध्यान दे रहे हो, पर अभी इसको 2 मिल नहीं पाएंगे, एक तो इसने ऑलरेडी रखा हुआ है, एक अभी फ्री हो गया, और एक जो था वो कौन रख के बैठा हुआ है, P1। तो यानी P3 की डिमांड तो अभी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास एक यहाँ पे रिसोर्स फ्री हो गई है। बताओ ये रिसोर्स किसी को दे सकते हैं क्या, कोई और डिमांड कर रहा है इसकी, ये वाले रिसोर्स की R2 की कौन डिमांड कर रहा है, P0, दे दो P0 को, ठीक है। ये लो P0 की डिमांड, मैंने कहा कि चलो यार P0 की डिमांड आ गई, चलो P0 की डिमांड एक तो यहां से पूरी हो गई। P0 ने एक डिमांड और लगा रखी थी, कहां पे, R3 की तरफ, और ध्यान दो ये भी तो फ्री हो चुका है, कौन फ्री कर चुका है, P2, तो ये भी इस समय यहां पे अवेलेबल है, तो ये भी दे दो इसको। और कोई डिमांड है इसकी, R1 आ ही रहा है, R3 आ ही रहा है, तो लो इसके पास चारों रिसोर्स हो गए, ठीक। तो अब क्या होगा, P2 भी मेरा एग्जीक्यूट कर जाए, सॉरी P0 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ था, P2, ठीक है, फिर कौन एग्जीक्यूट हुआ, P0। चलिए P0 जब एग्जीक्यूट हो गया, तो अब इसने क्या किया, सारे रिसोर्स कर दिए रिलीज। कौन कौन से अवेलेबल है, अब ये अवेलेबल है मेरे पास, और इसने यहां से क्या रिलीज किया, इन दोनों को रिलीज कर दिया है ना, ये दोनों ही फ्री हो गए। पर अब इन दोनों की कोई डिमांड भी तो नहीं कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। और इसने क्या रिलीज किया, यहां से इसने एक ये रिलीज कर दिया फिर से, ठीक है। तो एक, चलो ये मेरे पास फिर से है, यहां पे अभी मेरे पास 2 यूनिट हो गई हैं, ठीक है, जो 2 यूनिट हैं जो अभी यहां पे है मेरे पास P3 के लिए। पर ये क्या कर रहा है, 3 चाहिए इसको, तो अभी एक के लिए वेट करेगा। अभी तो यहां पे आइए, P0 ने सारी फ्री कर दी यूनिट। अब आओ जरा P1 के पास, ठीक है, जरा P1 का सीन देखते हैं। P1 का क्या सीन है, R2 से एक मिल रहा है, R1 से एक मिल रहा है, एक किसने और डिमांड की हुई थी, R1 की, और वो R1 याद है ना, अभी अभी P0 ने फ्री कर दिया है, अभी अभी P0 ने फ्री कर दिया, तो ये भी इसको दे दो। तो ये लो, इसकी भी डिमांड पूरी हो गई, P1 भी खत्म हुआ। अब P1 जैसे ही खत्म होगा, तो वो यहां से ये जो ब्लैक वाला था इसको भी फ्री कर देगा, ठीक है। तो अब ये वाला तुम इसको किसको दे सकते हो, P3 को, इसने 2 डिमांड की थी ना, तो ये लीजिए, अब ये तीनों फ्री हो गए, तीनों इसको दे दीजिए P3 को, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं आपको बताऊं, इन कंपैरिजन ऑफ बैंकर एल्गोरिथम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, समझ गए ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। एक तो यहाँ कोई टेबल होती नहीं है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से पता लगाता है कि कहाँ पे कितनी हमारी नीड बची क्या, और तुम्हें ग्राफ के फॉर्म में देखना है। बिल्कुल टेबलर फॉर्म में सब लोग, लेकिन कोई मतलब एक सेट पैटर्न नहीं है ना। बात ये है कि कोई एक हमें सेट पैटर्न मिलता है, जैसे वहां पे हमें पता भी 5 टेबल बनती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी तुम चाहो तो वाली टेबल बना लो, है कि नहीं। लेकिन क्या है कि फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि मामला ऐसे ही सॉल्व कर लें यहीं पे, है ना। हालांकि यहाँ से प्रॉब्लम देते नहीं है जल्दी, ये भी तुम्हें बता दूं, अब तक तो नहीं देखी मैंने, ठीक है, CUET वगैरह में। तो ये देखो ऐसे ही ये सारे यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सिनेरियोज हैं, इनको आप लोग ट्राई करिएगा, देखेगा कि क्या कर सकते हैं। क्या आप कहीं कोई सेफ सीक्वेंस निकाल पाते हो क्या, ये सेफ स्टेट में है कि नहीं है, ठीक है। तो जरा इनको एक बार देखने की
इनको ट्राई करिएगा, अगली क्लास में मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा कि कितना सीखा तुमने, ठीक है। ऐसी जैसे देखो ये एक और चलो, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, पूछने की बताओ डेडलॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। पहली बार में जब हम देखते हैं तो पता है हमें क्या दिखाई पड़ता है, इसमें एक सर्कुलर वेट वाला सीन। कैसे, ये देखो, सही है ना, कुछ क्या दिखाई पड़ रहा है, एक सर्कुलर वेट वाला सीन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कि जो R1 को P3 ने रखा हुआ है, P3 कहां का वेट कर रहा है, ठीक है, R2 का। R2 है किसके पास, P1 के पास, और ठीक है, और R2 किसके पास है, P1 के पास, और P1 किसका वेट कर रहा है, R1 का। R1 किसके पास है, P3 के पास। बात समझ रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है, देखने में कैसा सीन लग रहा है, सर्कुलर वेट, यानी कि ये अनसेफ हो सकता है। पर याद है ना थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अगर कोई मुझसे पूछे सेफ है कि अनसेफ, मैं क्या बोलूंगा, अनसेफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्कुलर वेट का जैसा कुछ लग रहा है। लेकिन हमने क्या बोला था कि सर्कुलर वेट का मतलब ये नहीं है कि डेडलॉक लग जाएगा अगर ये अनसेफ है। क्यों, क्योंकि बात क्या हुई थी, चारों कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए, याद है। केवल सर्कुलर वेट से थोड़ी जो है तुम्हारा लग जाएगा डेडलॉक, तुमको इसको चला के देखना पड़ेगा कि क्या कोई सेफ सीक्वेंस निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जरा देखते हैं सेफ सीक्वेंस आएगा कि नहीं आएगा। और चलो देखो कौन कौन है यहाँ पे, P1, P2, P3, P4, कहीं से भी शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम चाहो तो P2 से शुरू कर दो, मैं P4 से शुरू कर रहा हूं, मैं दिखाता हूं। P4 के पास कोई है डिमांड क्या, नहीं, उसको R2 की एक कॉपी चाहिए थी, वो उसको आराम से मिल रही है, वो चला के काम करके फ्री हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले कौन आया बताओ, P4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। P4 ने क्या किया, अपना रिसोर्स कर दिया रिलीज। अब इसकी डिमांड कौन कर रहा था बताओ, P4 की डिमांड कौन कर रहा था, इसकी डिमांड ये कर रहा था P3, सॉरी R2 की जो कॉपी थी उसकी डिमांड कौन कर रहा था, P3 कर रहा था ना। दे दो इसको, क्योंकि ये फ्री हो गया है। जैसे ये फ्री हो गया तो अब ये कहां पहुंच गए हम, P3 के पास। P3 को एक चाहिए था R1, एक चाहिए था R2, दोनों डिमांड पूरी हो गई। P3 अपना काम खत्म करेगा, तो अगला काम हो गया P3 का। P3 जैसे ही अपना काम करेगा खत्म तो ये दो चीजें फ्री कर देगा, एक तो यहां का रिसोर्स और एक यहां वाला रिसोर्स, ठीक है। जैसे ही यहां का रिसोर्स जो है ओवर होगा, ठीक है, अब क्या होगा, तुरंत जो है जो एलोकेशन हो जाएगा किसके पास, P1 के पास, ठीक है ना, क्योंकि P1 इसकी डिमांड कर रहा है। आ जाओ, ये इसने दे दिया P1 को, तो क्या होगा, P1 भी अपना काम खत्म कर लेगा और P1 भी अपने सारे रिसोर्स कर देगा रिलीज। और अब देखो कौन बचा बाद में, P2। P2 को नोट कर लीजिए, तो यानी कहीं कोई डेडलॉक नहीं लगेगा। और यही सिनेरियो तुम P2 से भी शुरू कर सकते हो। P2 का जैसे ही काम खत्म होगा तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे आएगा और अपने याले रिसोर्स को फ्री कर देगा। याला जैसे ही फ्री होगा रिसोर्स, तो ये कौन पा जाएगा, P1, सही बात है ना। तो P1 आ गया, P1 ने अपना काम खत्म कर दिया। P1 जैसे ही अपना काम यहाँ पे खत्म करेगा तो ये क्या करेगा, यहां वाला रिसोर्स अपना फ्री कर देगा। याला तुम जैसे ही फ्री करोगे तो ये किसको मिल जाएगा, P3 को मिल जाएगा, और फिर लास्ट में P1, ठीक है। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो, अपना सीक्वेंस कैसे भी चला सकते हो। ये देखो दोनों क्या है, ठीक है, सॉरी लास्ट में P4 था, है ना, अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे के। कोई चलाएगा 0 से 4, कोई चलाएगा 4 से 0, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि हमें सेफ सीक्वेंस मिल रहा है ना। यानी कि ये जो फिगर है इसमें हमारा डेडलॉक तो नहीं लग रहा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ऐसे मतलब यही खाली क्वेरी है इसमें, और कोई क्वेरी नहीं बेटा। सेफ सीक्वेंस बताओ, डेडलॉक लग रहा है कि नहीं, बस दो ही चीजें पूछेंगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि आप कहीं से भी, आपको चारों ऑप्शन में जो दिखाई पड़े वो टिक करिएगा, वरना क्या लिखिएगा, ए एंड बी बोथ। एक ये भी तो ऑप्शन होता है ना, ए एंड बी बोथ भी तो आता है। क्या पता कि आपको वो क्या करें, ऑप्शन में दोनों दे दें,
है ना। तो तब तो फिर मामला फंस जाएगा कि ए पे करूं कि बी पे करूं। तो वो ध्यान रखते हैं इस चीज का, ए एंड बी बोथ पे करिएगा। हाँ देखो, अभी भी ये यहाँ पे वही लिखी हुई है बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कभी किसी ग्राफ में कोई अगर साइकिल दिखाई पड़ जाए तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि वहां पे डेडलॉक होगा। सही है ना, ये कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, तो उसको हमें एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखें ये। अच्छा, ये तो वही है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, वही वाला है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी फिगर दी हैं, इनको आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, अपने आप। तो बेटा ये अभी हम लोगों ने दो तरह की बातें की। कौन कौन सी बातें कर ली बताओ? प्रिवेंशन, और नंबर 2 पे क्या था? अवॉइडेंस। नंबर 3 पे क्या था? है टू डिटेक्ट द डेडलॉक एंड टू रिकवर द डेडलॉक। यानी कि पहले हमें क्या करना है? डेडलॉक को डिटेक्ट करना है। ठीक है, कि अगर लग गया और उसको हमने ढूंढ और हमें लग चुका है अब, ठीक है, डेडलॉक, क्या करें अब? उसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो कह रहे हैं कि अब मामला फंसा हुआ है, सारी प्रोसेस अटकी हुई है और अब आपको लगा दिया काम पे यार भैया कि इसको छुड़वाओ डेडलॉक को। किसी मतलब ट्रैफिक फंसा हुआ है, ट्रैफिक को भैया जल्दी से क्लियर करवाइए। तो अब क्या करना है? वंस अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड देयर आर टू ऑप्शन फॉर रिकवरी फ्रॉम अ डेडलॉक। तो अब आपको डेडलॉक से रिकवर करने के लिए दो ऑप्शन है। नंबर 1 क्या है? प्रोसेस टर्मिनेशन। ये बड़ा इजी है, यानी कि जो प्रोसेस फंसी डेडलॉक में सबको टर्मिनेट करो, कहानी खत्म, यानी सीधे गोली मार दो कि ऐसा तुम्हारा कोई काम नहीं है। पर क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या पता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो, है कि नहीं? हर कॉल बहुत जरूरी होती है, आप हर एक जो है प्रोसेस को थोड़ी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अबाउट ऑल द डेडलॉक प्रोसेस, कह रहे हैं कि जितनी भी प्रोसेस में डेडलॉक लगा है सबको टर्मिनेट करो। या फिर एक और तरीका है, कह रहे हैं कि सबको मत करो, एक एक करके करो। ठीक है, सपोज कि 15 प्रोसेस हैं, उनके बीच में लगा हुआ है डेडलॉक, तो सबको मत मारो 15 को 15, क्योंकि सब थोड़ी जिम्मेदार हैं। किसी एक या दो को मार दो, क्या होगा? वो अपनी जो रिसोर्स हैं करेंगे रिलीज, बाकियों का काम चालू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कह रहे हैं कि एक एक करके अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल द डेडलॉक इज रिमूव। ठीक है, कि तब तक एक एक करके प्रोसेस हमें करनी है अबाउट कि हमारा डेडलॉक हट जाए। नंबर 2 क्या है? रिकोर्स प्रीएम्पशन। ठीक है, कह रहे हैं कि एक और तरीका है कि जो भी हमारे पास प्रोसेस जो फंसी हुई है मेरे पास डेडलॉक में, उनमें से किसी एक प्रोसेस को ढूंढ लो। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई एक प्रोसेस पकड़ ली P1, इसके पास 3 है रिसोर्स R1 R2 R3। तो वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे रोल बैक करो, यानी उस प्रोसेस जो जैसे जैसे आगे आई है उसको पीछे की तरफ लेके जाओ। तो जब उसको धीरे धीरे जब तुम रोल बैक करोगे तो उसने जिस जिस टाइम पे जो जो प्रोसेस एक्वायर की होंगी वो एक एक करके क्या करेगा? प्रोसेस को रिलीज करता जाएगा, और वो बाकी जो प्रोसेस जो फंसी है वो उनको मिलता जाएगा। तो क्या पता कि आपका जो डेडलॉक है वो सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है, ये देखिए T0 सेकंड पे उसने पहली प्रोसेस ली थी, कौन सी? R1। T1 सेकंड पे कौन सी प्रोसेस ली उसने? R2। फिर T2 पे कौन सी प्रोसेस ली? R3। कह रहे हैं आप धीरे धीरे इसको करिए रोल बैक, यहां से शुरुआत करिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने उस पे जब टाइपिंग करते हैं, कई बार क्या होती है, कुछ चीज रॉन्ग हो जाती हैं। कंट्रोल जेड क्या करता है? अंडू, पीछे लेके जाता है ना, एक एक स्टेप। कंट्रोल जेड करते जाओ, एक एक स्टेप पीछे जाओ। कह रहे हैं यहां पे भी वही काम करिए। तुमने पहली बार दबाया, क्या चीज हो गई रिलीज? बताओ, R1। तो वो जो बाकी प्रोसेस फंसी हैं ये उनको मिल जाएगा। क्या पता कि मामला सॉल्व हो जाए। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो और पीछे चलो, T1 पे चलो, R2। तो जैसे हम लोग अपने चेक पॉइंट बनाते हैं, बस वही वाली कहानी है
ठीक है, कि एक एक करके पीछे जलते चले जाओ। R2 भी हो गया रिलीज, क्या पता हट जाए डेडलॉक। R3, ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक एक स्टेप पीछे आना है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि डेडलॉक ओपन हो जाएंगे। अगर एक प्रोसेस से नहीं हुआ तो एक और प्रोसेस उठाओ। P1 से काम नहीं बना तो फिर से यही सारी चीजें P2 के साथ करो। यानी वो कह रहे हैं कि प्रोसेस को किल मत करो, प्रोसेस टर्मिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस ने जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं उनको आप खाली धीरे धीरे प्रिम्प्ट करवा दीजिए, ठीक है। और अब आ गए हम आखिरी, जो लास्ट हमारा आइडिया है, इग्नोरेंस। जो मैंने बताया था ना, बहुत साधु संत वाला मामला, कि आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, ठीक है, पैसा हाथ का मैल है, मन से सोचो तो तुम अमीर हो, मन से सोचो तो तुम गरीब हो। राहुल गांधी जी ने बताया था एक बार कि जो गरीबी होती है कुछ नहीं होती है, ठीक है, वो बस खाली तुम्हारी साइक है, यानी तुम्हारे खाली सोचने का तरीका है कि तुम गरीब हो, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे है, इग्नोरेंस। यानी कि ये आइडिया ये कहता है कि तुम ये मान लो कि डेडलॉक होता ही नहीं है, तो क्यों हैंडल करना। अब तुम कहोगे यार ये कौन सी बात होती, होता तो है। हम लोग पूरा मतलब जो है 6 घंटे से पढ़ रहे हैं प्रोसेस, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं डेडलॉक, और अब ये क्या बता रहे हैं कि डेडलॉक होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी बात हुई, ठीक है, लेकिन है तो है, ये भी एक आइडिया है। और तुम लोगों को सबसे अच्छी बात बताएं, मजेदार, जो तुमको सुन के बहुत मजा आएगी, तुम अब तक पीछे जो पढ़ के आए सब फालतू था। काम का तो यही है, समझ गए ना, काम का यही है। तुम जितनी चीजें अपने आसपास, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो, तुमको पता है मजेदार बात, वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इग्नोरेंस। वो कहते हैं हम डेडलॉक हैंडल ही नहीं करेंगे। पीछे तुम जितनी पढ़ के आए थे एल्गोरिथम सब बेकार है उनके लिए, ठीक है। इनका ये कहना है कि होता ही नहीं है डेडलॉक। अब तुमको यार होता तो है, हमारा तो फोन हैंग कर जाता है। तो कह रहे होने दो हैंग, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ ये बताओ। तुम्हारे पैसे चले गए, किसी आदमी की जान चली गई, कोई प्रॉब्लम। अगर 1.5-2 साल में एक बार हैंग हो गया तो भैया एक बार अपना फोन जो है स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, फिर सही हो जाएगा। उसको इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती है। तुम्हारा विंडोज, लाइनक्स और तो और जो एप्पल का मैक, वो लोग कोई उनके अंदर डेडलॉक हैंडलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, शुतुरमुर्ग दिखाया गया है। जब इसके ऊपर जब प्रॉब्लम आती है ना इसको, यानी जब कोई शिकारी पकड़ने आता है या कोई दूसरा जानवर करता है अटैक, तो अब वो करे तो क्या करे, वो अपना पूरा मुंह जो है देखो ऐसे छुपा लेता है रेत के अंदर, ठीक है, अपनी आंखें बंद करके सर घुसेड़ लेता है कि वो उसको क्या लगता है कि मैं छुप गया, ठीक है। यार बताओ ये कोई सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। यानी कह रहा है कि अब मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बाहर कौन है, समझे ना, अब मैं सेफ हूं। उसने अपना सर छुपा लिया, उसको क्या लग रहा है मैं सेफ हूं। वो ना भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, ना अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे भी वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे बना रहे हैं जो डेडलॉक से नहीं घबराते, कहते हैं आने दो, लगने दो, क्या बिगाड़ेगा मेरा। आत्मा तो वही वाली बात, शरीर मार दोगे आत्मा थोड़ी मार दोगे, है ना, बस वही वाली कहानी, ठीक है। अब कायदे की बात सुनो, हमारा ये कहना है कि हम अपना प्रोसेसर इतना पावरफुल बनाएंगे कि वो इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आने नहीं देगा, नंबर 1, ठीक है। हमारा ध्यान कहाँ है, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने पे। मेरे पास इतनी ज्यादा रिसोर्स हो, मेरा प्रोसेसर इतना पावरफुल हो, ठीक है, कि वो डेडलॉक वाली सिचुएशन अराइज ही नहीं होने देगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर लग भी गया डेडलॉक तो तुम हमारा क्या बिगाड़ दोगे वाली अप्रोच जो अभी भी मैंने बताई, कि बताओ मेरा फोन अगर हैंग हो गया 2 साल में तो उसमें किसी के क्या लॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए, मेरी ये शर्त है। वो भी कह रहे हैं ठीक है फोन हैंग होगा, डेटा नहीं जाने देंगे, तुम खाली अपना एक बार फोन रिस्टार्ट कर लेना, बस फिर से सही हो जाएगा। नंबर 3, पर ये अप्रोच क्या हर जगह पॉसिबल है, नो। हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वहां पे तो बेटा ये अप्रोच चल जाएगी, लेकिन जो रियल टाइम सिस्टम है, यानी सपोज एक वार प्लेन है, उसको एक एनिमी के एरिया में जाके गिराना है बम, और तुमने जैसे ही दबाया स्विच, ठीक है, बम को करने के लिए रिलीज, आपका सिस्टम हैंग हो गया। अब क्या मालूम पड़ा कि वो बम नीचे जाके फटने की जगह प्लेन में ही फट गया,
तो बताओ क्या वहां पे ये चीज है? वहां पे ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं वहां पे इसका एप्लीकेशन जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे इसको अप्लाई भी किया जाता है, बैंकर एल्गोरिथम वहीं पे यूज होता है। बात समझ में आई यहाँ पे? लेकिन हमारे जितने भी पर्सनल लैपटॉप्स यानी जो पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे मैंने क्या बताया, यही अप्रोच यूज होती है। सबको बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये चैप्टर हमारा बेटा यहीं पे एंड होता है। मैंने आपको 2 काम दिए हैं इस वाले जो है शीट में। एक तो आपको बैंक एल्गोरिथम वाली प्रॉब्लम मिलेगी और 2 प्रॉब्लम कौन सी हैं, रिसोर्स ग्राफ वाली, है ना। इनको करके रखिएगा अटेम्प्ट। कल की क्लास का अभी हमें कुछ नहीं पता है कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि जस्ट हमारी कोचिंग के बारे में तुम लोग जानते हो परेड होती है। 12 साढ़े 12 तक तो सारे रास्ते ही बंद रहेंगे, हम कहीं से आ नहीं सकते। दूसरी बात की कल है संडे और कल ही 26 जनवरी है, तो हम लोग को कॉलेज में भी जाना है 8 to 11। ठीक है, तो वहाँ पे भी उनके भी अपने प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो वहाँ 11 बजे तो मैं खुद फ्री होऊंगा। तो अब और तीसरी बात की मेरी भी किसी से बात भी नहीं हो पाई है, तो कल की टाइमिंग हमें भी नहीं पता। तो मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं शाम को क्लास ले लूँ, है ना। अगर 6 to 8 अगर पॉसिबल हुआ तो आपको मैसेज डाल दिया जाएगा, तो फिर 6 to 8 में, क्योंकि हम लोग अपना दिन नहीं वेस्ट कर सकते हैं। एक दिन मैं लूंगा जरूर, लेकिन बीच में एक कोई संडे क्लास नहीं होगी, मैं भी घूम जाऊंगा, है कि नहीं। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे बुलियन और इसका एक कोई चैप्टर और कंप्लीट कर देंगे। अगले वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारा वाइंड अप हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक ही 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, तो वो आई होप कि 2 क्लासेस में हम लोग ओवर कर लेंगे। तो कल मैं एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।